अध्याय 111 अंततः शांतिपूर्ण। जैसे ही जियान चेन घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि कैप्टन केंडल बाकी सदस्यों के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मेज पर गोमांस की एक बड़ी सी प्लेट रखी थी। जियान चेन, आओ और खाओ। आज हम शिकार करेंगे, इसलिए तुम्हें भरपेट खाना चाहिए ताकि जादुई जानवरों से लड़ते समय तुम ऊर्जा से भरपूर रह सको। केंडल ने जियान चेन को लंबी मेज पर अपने बगल में बैठने का इशारा किया। हुपो ने गोमांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे चबाना शुरू किया। ठीक है, आज हमें तब तक खाना चाहिए जब तक हमारा पेट न भर जाए। अगर हमें कोई शक्तिशाली जादुई जानवर मिल जाए तो अगर हम उसे मार नहीं सकते तो कम से कम भाग तो सकते हैं। केंडल ने हुपो को निराशा भरी नजर से देखा। हुपो, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम एक जादुई जानवर से मिले जिसे हम हरा नहीं सकते? अगर हम एक क्लास 4 जादुई जानवर से मिलते हैं जो गति में माहिर है, तो हमारे समूह के जीवन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जब्त हो जाएंगे। केंडल, मैं सिर्फ बकवास नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है कि हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। हालांकि क्लास 4 मैजिकल बीस्ट्स मुझे डराते हैं, लेकिन हम मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराई में नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमें वहां कोई क्लास 4 मैजिकल बीस्ट्स नहीं दिखेंगे, हुपो ने कहा। मेज पर बैठते हुए जियान चेन ने गोमांस का एक टुकड़ा लिया और उसे अपने मुंह से चबाया। अंकल केंडल, हुपो ने जो कहा वह गलत नहीं है। क्लास 4 जादुई जानवर आमतौर पर पर्वत श्रृंखला की गहराई में होते हैं। जब तक हम बहुत दूर नहीं जाते तब तक हमें कोई नहीं दिखेगा। जियान चेन ने वहां काफी समय बिताया था, इसलिए वह वहां के माहौल से परिचित था। ऐसा कुछ भी होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। केंडल का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने टेबल के चारों ओर देखा। भले ही हम केवल पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में ही रहने वाले हैं, लेकिन किसी को भी अपनी सुरक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। जबकि क्लास 4 के अधिकांश जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में रहते हैं, फिर भी कुछ अपवाद हैं। कुछ ऊब चुके क्लास 4 के जादुई जानवर कुछ कमजोर जानवरों का पीछा करके पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में जा सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है। तियान युआन महाद्वीप पर यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। जियान चेन ने इस पर अपना सिर हिलाया। वह कैप्टन केंडल की बातों से सहमत था क्योंकि उसने किताबों में कई बार पढ़ा था कि मजबूत जादुई जानवर कभी कभी ऊब के कारण अपने सामान्य स्थान से बाहर आ जाते हैं। हालांकि ऐसा इतना नहीं हुआ कि यह अत्यधिक संभावित हो। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जियान चेन के समय में वह पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में कभी भी क्लास 4 जादुई जानवर से नहीं मिला था, और यहां तक कि क्लास 3 जादुई जानवर भी वहां दुर्लभ थे। ये जानकारी हम सभी जानते हैं, और जबकि हम अभी तक ऐसी किसी घटना से नहीं गुजरे हैं, कुछ अन्य लोगों ने ऐसा देखा है। ठीक है केंडल, इसके बारे में बात करना बंद करो, इससे सभी का दिल भारी हो जाता है। अगर हम वास्तव में ऐसी किसी घटना से गुजरे तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। चलो अभी के लिए बस खाना खाते हैं और फिर सड़क पर निकल पड़ते हैं। अगला बोलने वाला वह व्यक्ति था जो कैप्टन केंडल से बहुत छोटा था, साथ ही समूह में सबसे मजबूत भाड़े के सैनिकों में से एक था डियर। एक पीक ग्रेड सेंट की ताकत के साथ वह पहले से ही एक संत मास्टर बनने के करीब था। डियर के बोलते ही सभी लोग फिर से शांत हो गए और बीफ की प्लेट से खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बीफ की प्लेट साफ हो गई और उसमें सिर्फ कुछ टुकड़े रह गए। खाना खत्म होने के बाद सभी लोग तुरंत सड़क पर निकल पड़े। 10 लोगों के समूह में सिर्फ जियान चेन ही घोड़े पर सवार था, जबकि बाकी सभी पैदल चल रहे थे। जियान चेन, जब हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर पहुंचेंगे तो आप अपने घोड़े के साथ क्या करेंगे? आप घोड़े को वहां नहीं ला सकते, केंडल ने जियान चेन से पूछा। केंडल की बात सुनकर जियान चेन अपने घोड़े के सफेद बालों को थपथपाते हुए हंसने लगा। पहाड़ की श्रृंखला तक पहुंचने में अभी भी 20 किलोमीटर का समय है। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो मैं घोड़े को जाने दूंगा। जियो दाओ ने जब जियान चेन की बात सुनी तो वह तुरंत आगे बढ़ा और चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता जियान चेन। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम घोड़े को आजाद करना चाहते हो? तुम इतनी बड़ी रकम बर्बाद कर रहे हो। जियान चेन केवल हंस सकता था और कह सकता था, अगर मैं इसे जाने दे रहा हूं तो इसे इसकी आजादी क्यों नहीं दे सकता? इतने बड़े महाद्वीप पर यह जीवित रह सकता है या नहीं, यह उसके भाग्य पर निर्भर करेगा। घोड़े महाद्वीप पर सबसे आम जानवर थे और साथ ही सबसे घटिया और प्रचुर प्रकार के परिवहन के साधन भी थे। जंगली जानवर भी विश्व सार को अवशोषित करने और कुछ खजाने खाने में सक्षम थे ताकि जादुई जानवर बन सकें। यहां तक कि इन घोड़ों में भी जादुई जानवर बनने की क्षमता थी। जियान चेन ने एक बार पढ़ा था कि 100 साल पहले क्लास 5 जादुई जानवर की ताकत वाला एक घोड़ा था। हालांकि इसकी क्षमता सीमित थी और इसकी जन्मजात क्षमता में कमी थी। उनके लिए ताकत में आगे बढ़ना एक कठिन रास्ता होने के साथ साथ लंबा भी था।
हालांकि ज्यादातर लोग पैदल ही चल रहे थे, फिर भी यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही थी। 2 घंटे की यात्रा के बाद सभी लोग आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की तलहटी में पहुंच गए। अपने सामने हरे भरे पौधे देखकर जियान चेन अपने घोड़े से उतर गया और समूह के साथ जंगल में चला गया। सफेद घोड़ा पीछे रह गया, लेकिन जियान चेन जानता था कि थोड़ी देर बाद वह खुद ही चला जाएगा। अब से सभी सावधान रहें। हालांकि यहाँ के जंगलों में जादुई जानवरों से ज्यादा जंगली जानवर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी चौकसी छोड़ दें। कैप्टन केंडल ने सभी की तरफ गंभीरता से देखा और फिर आगे कहा, धीरे फूपो और मैं समूह के आगे चले गए। झो दाकाय, झो शियाओकाय और चांद निंगफेक समूह के पीछे चले गए। बाकी लोग हम 6 लोगों के बीच में होंगे। उसके बाद समूह ने केंडल द्वारा आदेशित स्थिति को बनाए रखा और आगे बढ़ गया। रास्ते में हालांकि कई जंगली जानवरों ने उन पर हमला किया था, लेकिन उनकी ताकत क्लास 1 जादुई जानवरों के मुकाबले अतुलनीय थी, जो उनके समूह के लिए कोई खतरा नहीं थे। 6 घंटे के बाद फ्लेम मर्केनरी अंततः जंगल के दूसरी ओर पहुंच गए और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में प्रवेश किया, जहां श्रेणी 1 जादुई जानवर रहते थे। कैप्टन केंडल, जो समूह के आगे चल रहे थे, ने अपना सिर पीछे घुमाया और सभी से कहा, सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहां से आगे कक्षा 1 और 2 के जादुई जानवर घूमते रहेंगे। हालांकि कैप्टन केंडल द्वारा सभी को चेतावनी दिए जाने से पहले ही जियान चेन को छोड़कर सभी ने बहुत पहले ही युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लिया था और अपने चारों ओर गौर से देख रहे थे। समूह पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में चलता रहा, लेकिन 4 घंटे चलने के बाद भी उन्हें एक भी जादुई जानवर नहीं दिखा। समूह के भीतर जियान चेन अपनी आंखों में उदासीनता के साथ चमकते हुए चलता रहा। अपने प्रत्येक कदम के साथ वह पहले से ही उनके चारों ओर जादुई जानवर की गतिविधि के हर सीमित विवरण से अवगत था। हालांकि जब भी कोई जादुई जानवर उनसे 10 मीटर दूर ऊंची झाड़ियों में छिपा होता, तो वे पीछे हट जाते। उनमें से एक भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिससे जियान चेन इस बात से अविश्वसनीय रूप से हैरान रह जाता कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या ये हो सकता है कि जादुई जानवरों को हमारे समूह की ताकत का एहसास हो गया है और वे मरना नहीं चाहते? जियान चेन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने खुद से सोचा, जब वह पहले जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में गया था, तो उसने ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। इसे और सहन न कर पाने के कारण जियान चेन ने पूछा, अंकल केंडल, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? जियान चेन का सवाल समूह में सभी के संवेदनशील कानों ने सुन लिया था। केंडल ने पूछा, जियान चेन, यहाँ वास्तव में क्या गड़बड़ है? तो पूरा समूह उसकी ओर देखने लगा। जियान चेन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, ये वह जगह है जहां प्रथम श्रेणी के जादुई जानवर घूमते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम अभी तक एक भी नहीं मिले हैं? ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा था कि जियान चेन के मन में वास्तव में कुछ ऐसा था जो किसी प्रतिकूल घटना से संबंधित था। केंडल ने हंसते हुए कहा, जियान चेन, ये वास्तव में बहुत आम बात है। हालांकि यह क्लास 1 जादुई जानवरों के घूमने का मैदान है, लेकिन जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला बहुत बड़ी है और यह कई सड़कों में से सिर्फ एक है। जादुई जानवर का सामना न करना कोई दुर्लभ बात नहीं है। हर बार जब हम अतीत में यहाँ आए हैं तो ऐसा ही हुआ है। जियान चेन की भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। उसके दिल में वह जानता था कि यह वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। कैप्टन केंडल, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक क्लास 1 जादुई जानवर को नहीं देखा है? जियान चेन ने पूछा। ऐसा नहीं है, हम अक्सर एक को नहीं देखते हैं। दिखाई देने वाले अधिकांश जानवर कक्षा 2 और 3 के होते हैं। बेशक ऐसे समय भी होते हैं जब हमें कक्षा 1 का एक भी जादुई जानवर नहीं दिखता है। उसने जियान चेन के सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया। कैप्टन केंडल, तो औसतन आपको कितने मॉन्स्टर कोर मिलते हैं? जियान चेन ने पूछा। बहुत कम नहीं, कैप्टन केंडल ने इसके बारे में सोचने से पहले कहा, औसतन हम एक दिन में 4 या 5 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर सकते हैं, और शायद 6 या 7 अगर हमारी किस्मत अच्छी रही। क्लास 3 मॉन्स्टर कोर कम होंगे क्योंकि क्लास 3 जादुई जानवर यहाँ अक्सर नहीं घूमते हैं, इसलिए एक को देखने की संभावना कम है, और चूंकि क्लास 3 जादुई जानवरों को मारना भी मुश्किल है, इसलिए हमारे लिए किसी भी चोट से बचना मुश्किल होगा। इस कारण से अगर हम किसी क्लास 3 जादुई जानवर से मिलते हैं तो हम उसे भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं। केंडल ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, जब डियर सेंट मास्टर तक पहुंच जाता है तब हमारी संयुक्त ताकत से क्लास 3 मैजिकल बीस्ट को मारना आसान हो जाएगा। हालांकि जब तक डियर सेंट मास्टर नहीं बन जाता, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और क्लास 3 मैजिकल बीस्ट से बचना चाहिए। हालांकि क्लास 3 मॉन्स्टर कोर क्लास 2 मॉन्स्टर कोर से ज्यादा कीमत पर बिकते हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह की हताहत नहीं देखना चाहता।
अगर हमें अपनी जान के बदले में थोड़ा और पैसा मिल जाए तो उसका क्या फायदा होगा। अध्याय 112 काले बाघ से लड़ाई। कैप्टन केंडल की बात सुनकर जियान चेन ने सहमति में सिर हिलाया। केंडल के बारे में उसकी धारणा एक बार फिर मजबूत हो गई थी। केंडल के दिल में जियान चेन के पिछले जीवन की बुराई से ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे निस्वार्थ रवैये के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसे कैप्टन के लिए अपनी जान देने से इनकार नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक प्राइमरी सेंट मास्टर की कैप्टन की ताकत के साथ, हालांकि वह अकेले क्लास 3 मैजिकल बीस्ट को नहीं मार सकता था, लेकिन वह कम से कम क्लास 2 मैजिकल बीस्ट को कड़ी टक्कर दे सकता था। ये शर्म की बात थी कि उसने क्लास 2 मैजिकल बीस्ट से अकेले नहीं लड़ा। अगर वह ऐसा करता तो उसका मुनाफा बहुत ज्यादा होता। जादुई जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए संतों और महान संतों के साथ जुड़ना, हालांकि मुनाफे का वितरण योग्यता के आधार पर था, फिर भी उसका अपना मुनाफा अकेले जाने से कई गुना कम होगा। वास्तव में अंतर इतना बड़ा होगा कि यह उस राशि का आधा भी नहीं होगा जो वह अकेले प्राप्त कर सकता था। बस इतना सुनते ही जियान चेन ने कैप्टन केंडल की प्रशंसा की। हालांकि जब कैप्टन केंडल और मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट में उनके द्वारा पिछले समय में अर्जित लाभ की बात आई तो वह चौंककर चुप हो गया। कैप्टन सेंट मास्टर स्तर का था और 5 अन्य सदस्य महान संत थे। ये वास्तव में राक्षस कोर की एक दयनीय राशि थी जो उन्होंने अर्जित की थी। जियान चेन को यकीन ही नहीं हुआ। जब वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में अकेले गया था तो एक दिन के अंतराल में उसने कम से कम 20 क्लास 2 मैजिकल बीस्ट कोर एकत्र किए थे। यहां तक कि क्लास 3 मॉन्स्टर कोर की संख्या भी लगभग 1 दर्जन थी। फ्लेम मर्सिनरीज को जो मिला उसकी तुलना में दोनों के बीच का अंतर वास्तव में तुलना नहीं की जा सकती थी। उस समय जियान चेन के कान थोड़े से कांपने लगे जब उसने अपना सिर घुमाकर पास की ऊंची घास को देखा। अंदर उसे 10 मीटर दूर से एक जादुई जानवर की हरकत का एहसास हुआ। हालांकि ये जादुई जानवर मुश्किल से ही कोई हरकत कर रहा था, इसलिए कैप्टन केंडल भी इसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाए। जादुई जानवर एक पल के लिए रुक गया, जैसे कि वह ये तय करने में झिझक रहा हो कि उसे जियान चेन के समूह पर हमला करना है या नहीं। अंत में वह चुपचाप पीछे हट गया। जादुई जानवर के पीछे हटने का आभास पाकर जियान चेन का मन संदेह से भर गया। क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि जादुई जानवरों ने हमारे समूह की ताकत को पहचान लिया है और उन्हें एहसास हो गया है कि उनकी अपनी ताकत ही उन्हें मौत के मुंह में भेजने के लिए पर्याप्त है? जियान चेन ने सोचा, लेकिन जैसे ही उसने इस बारे में सोचा उसके दिमाग में एक और सवाल आया। जादुई जानवर की ताकत इतनी कम होने के बावजूद उसके पास ऐसा निर्णय लेने का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब जियान चेन जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की यात्रा करता था तो चाहे वह श्रेणी 1 या 2 जादुई जानवर हो या फिर श्रेणी 3 जादुई जानवर हो, वे उस पर हमला करने के लिए अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आते थे। भले ही वे किसी छिपे हुए क्षेत्र में हो, वे छिपकर हमला करने की कोशिश करते थे, जिससे ये स्थिति जियान चेन की अपेक्षा से बहुत अलग हो जाती थी। क्या हो रहा है? क्या हमारे समूह में बहुत ज्यादा लोग हैं? शायद इसीलिए जादुई जानवर हमला नहीं कर रहे हैं। जियान चेन ने पीछे की ओर संदेह भरी नजर से देखा। इस एक सड़क पर उसने सिर्फ एक जादुई जानवर के निशान देखे थे। उसी समय एक काला धब्बा ऊंची घास से निकलकर कैप्टन केंडल की ओर तेजी से आया, जो समूह में सबसे आगे था। सभी ने पहले से ही इस स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया था, इसलिए जिस क्षण काला धब्बा नजर आया उसे केंडल और डियर ने पहले ही देख लिया था। आने वाले लक्ष्य को देखते हुए केंडल हंसा और चिल्लाया, आखिरकार एक आ गया। उसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी जो अपने आसपास की हवा को काटने के लिए काफी तेज थी। एक तरल गति के साथ कुल्हाड़ी को काले धब्बे की ओर नीचे की ओर घुमाया गया। जब केंडल ने हमला करना शुरू किया तो डियर उसके पीछे अपनी तलवार निकालकर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। डिंग! केंडल की कुल्हाड़ी और काले धब्बे का हवा में संपर्क हुआ, जिससे ध्वनि का एक बड़ा विस्फोट हुआ। कुल्हाड़ी के पीछे की ओर मुड़ने से काला धब्बा रुक गया। काला धब्बा हवा में 5 मीटर पीछे की ओर उड़ गया और फिर वापस जमीन पर आ गिरा। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, समूह के हर एक सदस्य को पता चल गया कि उन पर किसने हमला किया था। यह एक बाघ था जिसका याल पूरी तरह से काला था। दोनों पंजों पर कई नुकीले पंजे थे, जबकि उनमें से कुछ खून से सने हुए भी दिख रहे थे। भाइयों, इसे घेर लो! केंडल ने काले बाघ पर एक बार फिर हमला करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी पकड़ने से पहले चिल्लाया। खूपो, चांगनिंग फैंग और दोजो जुड़वा ने काले बाघ को भागने से रोकने के लिए चारों दिशाओं में घेर लिया। डियर, जिसके पास एक महान संत की शक्ति थी, गोलाकार घेरे में प्रवेश किया और केंडल के साथ उससे लड़ना शुरू कर दिया। ये ब्लैक टाइगर केवल क्लास 2 मैजिकल बीस्ट था और एक सेंट मास्टर और एक पीक ग्रेट सेंट के साथ लड़ने के कारण इस ब्लैक टाइगर के पास बचने का कोई मौका नहीं था।
एक पल में ब्लैक टाइगर का शरीर घावों से भर गया और उसमें से खून बहने लगा। नतीजतन उसका सामान्य रूप से काला शरीर लाल रंग में रंग गया। जियान चेन, जियाओ दाओ और युन जुवान खड़े होकर दूर से युद्ध देख रहे थे। जबकि जादुई जानवर की सहज प्रवृत्ति में एक स्वाभाविक श्रेष्ठता थी, ये केवल एक वर्ग 2 जादुई जानवर था जो एक महान संत के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए इस लड़ाई के लिए जियाओ दाओ और अन्य 2 संत गंभीर चोट के जोखिम के बिना हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। केंडल और डियर को लड़ते हुए देखकर जियाओ दाओ भी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक था। ब्लैक टाइगर के साथ दोनों की लड़ाई देखकर जियाओ दाओ को ऐसा लगा जैसे वह केंडल के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहता था और ब्लैक टाइगर के खिलाफ अनगिनत राउंड तक लड़ना चाहता था। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और साधना करनी होगी ताकि मैं जल्दी से एक संत गुरु बन सकूं। इस तरह मैं खुद ही वर्ग 2 के जादुई जानवरों का शिकार कर सकता हूं और उन्हें मार सकता हूं। जियो दाओ ने दृढ़ निश्चय के साथ अपने होंठ काटते हुए कहा। यह सुनकर युन जुवान जो उसके बगल में खड़ा था हंसा और बोला, जियाओ दाओ, अभी तुम्हारी शक्ति मध्य संत पर होनी चाहिए, इसलिए जब तक तुम संत गुरु नहीं बन जाते तब तक भविष्य में बहुत समय लगेगा। अपनी साधना प्रतिभा के साथ संत गुरु बनने से पहले तुम्हारी उम्र लगभग 40 वर्ष होनी चाहिए, यदि उससे अधिक नहीं। 40 साल की उम्र तो क्या हुआ? क्या कैप्टन उस उम्र में संत मास्टर नहीं बन गया? किसी भी तरह मैं अंततः संत मास्टर स्तर तक पहुंच जाऊंगा। जियाओ दाओ ने थोड़े असंतुष्ट स्वर में उत्तर दिया। उसकी निगाहों में एक तड़पती अभिव्यक्ति के साथ उसने बड़बड़ाया, जब तक मैं संत मास्टर की ताकत हासिल नहीं कर लेता तब तक प्रतीक्षा करें। फिर मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के चारों ओर अकेले ही रोमांच कर सकता हूं और जादुई जानवरों से नजदीकी से आमने सामने लड़ सकता हूं। यह एक प्रभावशाली दृश्य होगा। जियो दाओ की तड़प की अभिव्यक्ति को देखकर युन जुवान ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और मन ही मन खुद से फुसफुसाया, क्या संत मास्टर इतने अद्भुत हैं? वे केवल वर्ग 2 जादुई जानवरों को धमकाते हैं। आपको लगता है कि एक संत मास्टर की ताकत उनके लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के चारों ओर बिना किसी डर के उत्पात मचाने के लिए पर्याप्त है? युन जुवान ने जियान चेन को देखने के लिए पलटकर कहा, अरे जियान चेन, आपने जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में कितनी बार प्रवेश किया है? आप इतने छोटे हैं, क्या ये हो सकता है कि यह आपका पहली बार ही हो? जियान चेन ने उदासीनता से उत्तर दिया, यह मेरा दूसरा मौका होना चाहिए। हालांकि जियान चेन ने पहले भी कारगात अकादमी के जंगल में प्रवेश किया था और वहां जादुई जानवरों को मारा था, लेकिन उस अनुभव को औपचारिक रूप से नहीं गिना जा सकता था। इसके अलावा वहां जादुई जानवरों को अकादमी द्वारा पाला गया था, इसलिए जियान चेन ने उस अनुभव को अनदेखा कर दिया। युन जुवान की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत दिलचस्पी दिखाए और अधीरता से पूछा, तो जब आप पहली बार अंदर गए थे तो आपके साथ कितने लोग थे? वे कितने शक्तिशाली थे? क्या आपके पास केंडल जैसा कोई विशेषज्ञ था? जियान चेन ने मुड़कर युन जुवान की ओर देखा। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कहा, पहली बार जब मैं जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में दाखिल हुआ था तो मैं अकेला था। हालांकि जियान चेन की बात पूरी होने से पहले ही युन जुवान ने उससे टोक दिया, क्या तुमने पहली बार अकेले ही मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश किया है? वाह जियान चेन, मैं वास्तव में तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, युन जुवान, इतनी ऊंची आवाज में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने अपनी पहली यात्रा में अकेले मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश किया था तो मैं केवल आसपास के इलाकों में ही घूमा था। युन शुवान ने प्रशंसा के भाव से जियान चेन की ओर देखा और कहा, जियान चेन, मैं वास्तव में तुम्हारा सम्मान करता हूं, विशेष रूप से तुम्हारे साहस का। तुम वास्तव में साहसी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं जानते थे कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र भी बेहद खतरनाक है? क्लास 1 जादुई जानवर का सामना करना ठीक है, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो भागने का मौका अभी भी है। लेकिन अगर तुम क्लास 2 जादुई जानवर से मिलते हो तो तुम्हारा युवा जीवन मौके पर ही खत्म हो जाएगा। युन शुवान ने अपनी छाती थपथपाई और उसने डर के भाव के साथ कहा, हालांकि तुम्हारे जैसे युवा बहुत भाग्यशाली थे कि उन्हें ऐसे जादुई जानवरों का सामना नहीं करना पड़ा, अन्यथा तुम शायद बर्बाद हो गए होते। ये सही है जियान चेन, अब से आपको जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में अकेले नहीं आना चाहिए। हालांकि अब तक की हमारी यात्रा बहुत ही शांत रही है, लेकिन आप निश्चित रूप से जादुई जानवर के जंगल को सिर्फ इस वजह से कम नहीं आंक सकते। जियो दाओ ने गंभीरता से कहा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जियान चेन ने दोनों की बातों पर कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया। अभी के लिए चलो कैप्टन की ब्लैक टाइगर के साथ लड़ाई देखने वापस चलते हैं। ये दृश्य देखना आप लोगों के लिए वाकई फायदेमंद है।
आप कम से कम कुछ युद्ध पैटर्न तो सीख ही सकते हैं, वे बाद में बहुत काम आएंगे। काबोर्ड जियान चेन के बगल में खड़ा था, उसकी चौंकी हुई निगाहें जियान चेन पर टिकी हुई थीं। उसने जियान चेन के शरीर को कई बार ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में अनिश्चितकालीन घबराहट के भाव चमक उठे। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप वहां खड़ा रहा, गतिहीन और मौन। जियान चेन की बातें सुनकर जियो दाओ और युन जुवान ने सचमुच बात करना बंद कर दिया और अपना ध्यान लड़ाई पर केंद्रित कर लिया और जो कुछ उनके सामने हो रहा था उस पर ध्यान केंद्रित किया। केंडल और डियर ने ब्लैक टाइगर से लगभग उतनी ही देर तक लड़ाई जारी रखी जितनी देर में एक कप चाय बनती है। जबकि ब्लैक टाइगर का पूरा शरीर घावों और खून से भर गया था, लेकिन आखिरकार लड़ाकों ने बाघ की क्रूरता की असली हद को सामने ला दिया था। अपनी जान की बाजी पर ब्लैक टाइगर की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई और उसने इंसानों की हरकतों को चतुराई से चकमा देना शुरू कर दिया। हर बार चकमा देने के बाद उसने केंडल और डियर पर पलटवार करने की कोशिश की। अध्याय 113 शक्ति का प्रकटीकरण। हाँ, केंडल चिल्लाया। उसकी सेंट फोर्स से बनी बड़ी कुल्हाड़ी ब्लैक टाइगर का सिर काटने के लिए उसके पीछे घूमी। ब्लैक टाइगर ने केंडल की ओर हवा में छलांग लगाकर युद्ध कुल्हाड़ी को चकमा दिया। अपने जबड़े को फैलाते हुए ब्लैक टाइगर ने उसे काटने के लिए तैयार किया। केंडल ने तुरंत ही युद्ध कुल्हाड़ी वापस लाकर अपने बचाव के लिए अपना सेंट वेपन उठाया, जिससे ब्लैक टाइगर को उससे संपर्क करने का मौका मिला। ब्लैक टाइगर के नुकीले नुकीले दांतों ने कठोर हथियार से एक कर्कश ध्वनि के साथ संपर्क किया। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि केंडल खुद को कुछ कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका क्योंकि जमीन पर निशान रह गए थे। कुछ ही देर बाद काले बाघ के पंजे जमीन पर आ गए। इससे पहले कि केंडल अपना संयम वापस पा पाता, बाघ के तीखे पंजों ने केंडल की छाती पर वार कर दिया। केंडल पंजों की गति से घबरा गया। उसकी कुल्हाड़ी बाघ द्वारा काटे जाने और दबाए जाने के कारण इस मामले में ये बेकार थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में केंडल ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को तैयार किया। उसी समय ब्लैक टाइगर के तीखे पंजों ने उसके सीने पर ठंडी चीरने वाली आवाज के साथ वार किया और उसके कपड़े फट गए। पंजों के संपर्क में आने पर उसके कपड़ों के साथ साथ केंडल का खून भी हवा में फैल गया। इस बार हालांकि कैप्टन केंडल ने पंजों को सीधे अपनी छाती पर झेला था क्योंकि बचने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन ये केवल एक सतही घाव था। उन्हें चिंता थी कि पंजों से उन्हें ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ब्लैक टाइगर ने केंडल की छाती पर अपने पंजे घुसाए, एक बड़ी तलवार ने बाघ की पीठ पर भयंकर बल से वार किया। जैसे ही तलवार बाघ की पीठ से टकराए, एक बड़ा घाव दिखाई दिया, लेकिन बाघ की तन्यकता के कारण घाव की लंबाई केवल एक हथेली के आकार की थी। ब्लैक टाइगर के साथ लड़ाई को देखते हुए जियान चेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसकी नजर में चाहे वह केंडल हो या डी, दोनों में से किसी ने भी अपने हथियारों से अपनी श्रेष्ठता नहीं दिखाई थी। जिस तरह से उन्होंने हथियार पकड़े थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। वे बिना किसी तरह के रूप या अनुशासन के बेतहाशा झूल रहे थे। ये डियर ही था जिसने जियान चेन को सबसे ज्यादा परेशान किया था। हर एक हथियार की अपनी विशेषताएं और हमले का खास तरीका था। डियर को तलवार चलाना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उसके हाथ में तलवार अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाती थी। डियर ने कई बार अप्रत्याशित रूप से तलवार को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और बेतहाशा अपने दुश्मन पर वार किया। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, कैप्टन केंडल और डियर को कुछ छोटे छोटे घाव हो गए। उसी समय ब्लैक टाइगर ने अचानक आसमान की ओर मुंह किया और एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने आसमान को हिलाकर रख दिया, जिससे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का शांत वातावरण नष्ट हो गया। चिल्लाने के ठीक बाद ब्लैक टाइगर ने अचानक कुछ और हमले किए और फिर दोनों लड़ाकों को चकमा देकर भागने के लिए मुड़ गया। सावधान, ये भागना चाहता है। इसे रोको क्योंकि इसे भागने मत दो। ब्लैक टाइगर जिस जगह भागने की कोशिश कर रहा था, वहां चांग निंग फैंग खड़ा था। जादुई जानवर को आते देख उसकी आंखों की चमक कभी नहीं रुकी और उसने अपनी तलवार अपने सामने निकाली। अपनी तलवार में बहुत ज्यादा सेंट फोर्स लगाकर उसने ब्लैक टाइगर पर वार किया। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह इस एक वार पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करे ताकि एक लंबी और खींची हुई लड़ाई से बचा जा सके। जब चांग निंग फैंग ने लड़ाई शुरू करने के लिए कदम बढ़ाया, तो बाकी भाड़े के सैनिक निष्क्रिय नहीं थे। केंडल और डियर तेजी से आगे बढ़े और पीछे से ब्लैक टाइगर पर हमला किया। हो! ब्लैक टाइगर ने एक बार फिर अपने पंजों से हमला करते हुए गहरी गर्जना की। उसके अगले पंजे चांग निंग फैंग की तलवार से टकराए, जिससे वह मजबूत बल से हिल गया। इसके बाद ब्लैक टाइगर ने अपना मुंह चौड़ा किया और चांग निंग फैंग पर झपट्टा मारा।
चांग निंग फैंग पीछे हट गया जबकि उसकी तलवार बचाव के लिए तैयार थी। इसके बजाय उसने आने वाले काटने पर वार किया। डिंग। हालांकि तलवार काले बाघ के मुंह में नहीं घुसी थी, लेकिन जब वह अपना सिर पीछे की ओर ले गया तो उसने जानवर के नुकीले दांतों पर वार किया। तलवार को काटते हुए बाघ ने चांग निंग फैंग को अपनी तलवार निकालने और उससे लड़ने से रोक दिया था। कमीने, जा मत। इस समय ब्लैक टाइगर के पीछे से एक तेज आवाज आई। ये कैप्टन केंडल था, जो अपनी बड़ी कुल्हाड़ी को हवा में उठाकर तेजी से पीछे से उसके पास आया था और तेज आवाज के साथ उसने बाघ की पीठ पर वार किया। उसी समय डियर और कुछ अन्य संत चांग निंग फेंग की तरफ से बाघ के पास जाने लगे और ब्लैक टाइगर को रोकने की कोशिश करने लगे। ब्लैक टाइगर ने तलवार पर से अपनी पकड़ ढीली की और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर कैप्टन केंडल की ओर मुड़ा। अपनी कुल्हाड़ी को तेजी से चकमा देते हुए ब्लैक टाइगर बिना किसी चोट के बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि कुल्हाड़ी उसके शरीर पर लगी और उसके फर का एक हिस्सा कट गया। आओ! ब्लैक टाइगर ने दर्द भरी दहाड़ लगाए और पलटकर विपरीत दिशा में भाग गया। हालांकि जैसे ही वह भागने लगा, जियान चेन और अन्य लोगों ने देखा कि वह उनकी ओर बढ़ रहा था, जिससे उनके पास लड़ाई में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ब्लैक टाइगर जिस दिशा में जा रहा था उसे देखकर जियो दाओ और युनजुवान के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया और वे चौंककर चिल्लाने लगे और उससे बचने के लिए दूसरी तरफ मुड़ गए। काबोल सबसे पहले ब्लैक टाइगर से बचने के लिए बहुत तेज गति से भागा। जल्द ही केवल जियान चेन ही बचा, जो अपने चेहरे पर डर का एक भी निशान छोड़े बिना अपनी जगह पर खड़ा था। जियान चेन, जल्दी से चकमा दो! केंडल ने ब्लैक टाइगर को उसके रास्ते से रोकने की कोशिश में आगे बढ़ने से पहले चिल्लाया। हालांकि अपने सेंट मास्टर की ताकत के साथ भी उसकी गति क्लास 2 मैजिकल बीस्ट को पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जियान चेन को अपना रास्ता रोकते देख ब्लैक टाइगर की आंखें लाल हो गईं और उसने फिर से दहाड़ लगाई। इसके तुरंत बाद उसने जियान चेन की ओर अपनी गति बढ़ा दी। यह देखकर कि जियान चेन बिना किसी विचार के अपनी जगह पर अड़ा रहा, फ्लेम मर्सिनरीज के सदस्य केवल अफसोस में चिल्ला सकते थे, क्योंकि वे इस दृश्य को अपने सामने घटित होते देख रहे थे। जियान चेन की ताकत के बारे में सभी ने केवल यही सोचा था कि उसके पास एक संत की ताकत है। अगर एक महान संत को इस काले बाघ से लड़ने में मुश्किलें आती हैं, तो एक संत के पास निश्चित रूप से इसका विरोध करने का कोई मौका नहीं होगा। भले ही काले बाघ को पहले से ही बहुत सारे घाव लगे हुए थे, लेकिन जिस गंभीर स्थिति में वह था उसने उसके क्रूर स्वभाव को जगा दिया था। उसकी लड़ने की शक्ति में तीव्रता में कमी नहीं आई थी, इसके बजाय वह और भी मजबूत हो गया था। ब्लैक टाइगर को अपनी ओर झपटता देख जियान चेन की पहले से सुस्त अभिव्यक्ति अचानक एक ठंडी रोशनी से चमक उठी। उसकी 2 अंगुल चौड़ी और 1.33 मीटर लंबी चांदी की लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी। केवल एक चीज जो दिखाई दे रही थी वह थी ब्लैक टाइगर के सामने चमकती हुई एक चांदी की रोशनी। उसी समय जियान चेन का शरीर भी घूम गया। वो उस तरफ झुक गया जहां वह पहले खड़ा था, उससे लगभग 1 कदम दूर। पेंग! ब्लैक टाइगर का विशाल और बोझिल शरीर उस जगह पर गिर गया जहां जियान चेन पहले खड़ा था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी। अगले ही पल ब्लैक टाइगर की गर्दन से लाल रंग का खून बहने लगा और धीरे धीरे उबड़-खाबड़ जमीन पर बहकर चारों दिशाओं में फैल गया। जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ रहा था, कैप्टन केंडल की प्रगति अचानक रुक गई। वह ब्लैक टाइगर को घूरता रहा जो अब जमीन पर निश्चल पड़ा था। केंडल चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसने जियान चेन को देखा, जो बिना किसी बदलाव के वहीं खड़ा था। केंडल की आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने अभी अभी ब्लैक टाइगर की आंखों के सामने एक अकल्पनीय रूप से तेज धुंधली तलवार की आकृति को पागलों की तरह तेजी से चमकते देखा था। इसके ठीक बाद ब्लैक टाइगर पूरी तरह से स्थिर होकर जमीन पर गिर गया था। कैप्टन केंडल की नजर आखिरकार जियान चेन के हाथ में 2 अंगुल चौड़ी चांदी की तलवार पर पड़ी। उसने देखा कि चमकदार ब्लेड पर खून का एक भी निशान नहीं था। फिर भी इसी वजह से केंडल को और भी ज्यादा झटका लगा। जिस क्षण उसने जियान चेन को देखा, उसकी नजर अनगिनत बार बदली। संदेह से विस्मय में, अविश्वास से सदमे में, उसकी आंखों में एक के बाद एक भावनाएं झलक रही थीं। उस समय शेष 5 संत अंततः वहां पहुंचे। उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि ब्लैक टाइगर पहले ही मर चुका था। उनमें से 5 ने आगे बढ़कर ब्लैक टाइगर को घेर लिया और उन्होंने तुरंत अपने हाथों में मौजूद संत हथियारों से ब्लैक टाइगर के शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया। ये जादुई जानवर पहले ही मर चुका है। सभी को अब इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही 5 भाड़े के सैनिक ब्लैक टाइगर के शरीर को भेदने वाले थे, कैप्टन केंडल की हल्की कांपती हुई आवाज गूंजी। ये सुनकर 5 महान संतों के चेहरे पर एक खालीपन आ गया।
जिस संत ने अभी अभी नीचे की ओर वार किया था उसने भी हवा में ही अपनी हरकत रोक दी थी। इसके तुरंत बाद पांचों लोगों की निगाहें एक साथ काले बाघ के शरीर पर चली गईं जो उनके सामने गिर गया था, और वे उसका बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। अब जाकर पांचों लोगों ने साफ तौर पर देखा कि ब्लैक टाइगर की गर्दन से ताज़ा खून तेजी से बह रहा था। ब्लैक टाइगर की लाल आंखें जो पहले भयंकर और भयानक चमक लिए हुए थीं, अब बेजान शून्य में बदल गई थीं। अजीब बात है, ये काला बाघ कैसे मर गया? क्या यह अभी कुछ सेकंड पहले तक स्वस्थ और जीवित नहीं उछल रहा था? यह अचानक कैसे मर गया? हुपो ने असमंजस में पूछा। यह सुनकर शेष चारों महात्माओं ने एक दूसरे की ओर संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा। कैप्टन केंडल ने जियान चेन को बहुत देर तक घूरते हुए कहा, इस ब्लैक टाइगर को जियान चेन ने मारा था। क्या जियान चेन ने इसे मारा? कैप्टन, क्या आप गंभीर हैं? कैप्टन केंडल के शब्दों को सुनकर जियो दाओ उछल पड़ा और कोई भी उसके चेहरे के भाव से बता सकता था कि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। केवल जियाओ दाओ ही ऐसा नहीं था जिसे इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। रेजिंग फ्लेम्स मर्सिनरी ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर उन शब्दों को सुनने के बाद अविश्वास के भाव थे। अध्याय 114 झो भाड़े के सैनिक। फ्लेम भाड़े के सैनिकों में से हर किसी ने सोचा था कि जियान चेन की ताकत संत स्तर की थी। यहां तक कि उसके भाड़े के बैज ने भी उसे डी रैंक का भाड़े का सैनिक घोषित किया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जियान चेन बहुत छोटा था। तियान युआन महाद्वीप पर अगर कोई 20 साल का व्यक्ति संत बनने में सक्षम था तो उसकी ताकत उज्ज्वल थी और उसकी क्षमता अकल्पनीय थी। जियान चेन जैसा दिखने वाला 20 साल का व्यक्ति जो क्लास 2 मैजिकल बीस्ट को मारने में सक्षम था, भले ही वह घायल हो, आसपास का कोई भी व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं कर पाता अगर उसने इसे नहीं देखा होता। हालांकि कैप्टन केंडल के अलावा किसी ने भी तलवार की धुंधली रूपरेखा नहीं देखी, या यह नहीं देखा कि जियान चेन ने ब्लैक टाइगर को कैसे मारा था। केंडल की नजरें एक पल के लिए जियान चेन की पतली तलवार पर डगमगाईं, फिर एक बार फिर शांत हो गईं और हंसते हुए बोली, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो खुद जियान चेन से पूछ लो। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह खुश कैसे न हो सकता था। अब उसके समूह में एक और विशेषज्ञ था। जियो दाओ सबसे पहले हार मानने वाला था। जियान चेन की ओर दौड़ते हुए उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए आखिरकार उसकी नजर रक्त मुक्त लाइट विंड स्वॉर्ड पर टिक गई। जियान चेन, कृपया मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने ब्लैक टाइगर को मार दिया? जियो दाओ के चेहरे पर अविश्वास की झलक देखकर जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सही है, मैंने इसे मार दिया। शुरू से ही जियान चेन ने झूठ के साथ अपनी ताकत छिपाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह जियो दाओ के साथ बहुत सीधा और ईमानदार था। वाह, ऐसा नहीं हो सकता। जियो दाओ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अविश्वास में जियो दाओ ने शांत जियान चेन को देखा और बोला, ये भयंकर वर्ग 2 जादुई जानवर वास्तव में तुम्हारे द्वारा मारा गया था। तुमने ऐसा कैसे किया और मैं ये कैसे नहीं देख पाया कि तुमने ये कैसे किया? जियो दाओ को ये सवाल पूछते हुए सुनकर केंडल को छोड़कर सभी ने जियान चेन को ध्यान से देखा। जियान चेन ने क्लास 2 मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए जो भी तरीका अपनाया था, उन सभी के लिए उत्सुक होना स्वाभाविक था। उन्होंने देखा कि जियान चेन अचानक अपनी पतली और पतली तलवार का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक टाइगर को मारने के लिए एक अजीब तरीके से एक तरफ चला गया, लेकिन उनमें से किसी को भी ये पता नहीं चला कि कैसे या किस तरीके का इस्तेमाल किया गया था। सबके बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो जियान चेन को अलग नजर से देख रहा था। ये काबोल्ड्स था जो जियान चेन को इस तरह से देख रहा था मानो खुद से कह रहा हो, ये वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। जियान चेन ने अपनी हल्की पवन तलवार उठाते हुए अपने होठों पर एक गंभीर मुस्कान बिखेरी। मैंने जानवर को मारने के लिए अपने संत हथियार का इस्तेमाल किया। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा तो इसका कारण यह है कि मेरी चाल इतनी तेज थी कि उसे पकड़ना मुश्किल था। जियान चेन की बात सुनकर कैप्टन केंडल ने उस चांदी की चमक के बारे में सोचा जो उसने अभी अभी देखी थी, और वह डरने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि जियान चेन की तलवार बहुत तेज थी और वह तलवार की केवल धुंधली छवि ही देख सकता था। इस समय कैपिटल केंडल सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, अगर उसे ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ना पड़े जिसके पास इतनी तेज गति है, तो क्या वह उनके हमलों को चकमा दे पाएगा? चांग निंग फैंग ने नीचे पड़े ब्लैक टाइगर की लाश को देखा और उसे लात मारी। ब्लैक टाइगर का शरीर उसके लात से पलट गया, इससे पहले कि वह नीचे झुके और ब्लैक टाइगर के सिर को पकड़कर उसकी गर्दन पर लगे घाव को दिखाया। जब सभी ने ब्लैक टाइगर की गर्दन पर घातक वार देखा तो कैप्टन केंडल भी गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि घाव बहुत गहरा था। गर्दन को देखकर ही पता चल गया कि उसका 2/3 हिस्सा पूरी तरह से कट गया था।
केवल एक तिहाई त्वचा ही शरीर के बाकी हिस्सों से जुड़ी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि ब्लैक टाइगर का सिर किसी भी क्षण टूटकर अलग हो जाएगा। इससे भी ज्यादा अकल्पनीय बात यह थी कि ब्लैक टाइगर ने इतनी तेजी से उसकी ओर छलांग लगाई थी कि ऐसा लग रहा था कि वह फिसल रहा है। जियान चेन द्वारा उसके गले पर सटीक रूप से घातक प्रहार करना, यह एक ऐसा कौशल था जिसका समूह में कोई और मुकाबला नहीं कर सकता था। डियर ने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और जियान चेन को देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जियान चेन, पहले हम सिर्फ यही सोचते थे कि तुम एक संत हो, लेकिन लगता है तुम्हारी ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। तुमने वाकई हमें अंधेरे में रखा। हुपो जियान चेन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जियान चेन, तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो। मेरे साथ ईमानदारी से बोलो, तुम कितने ताकतवर हो। तुम हमारे कप्तान से भी ज्यादा कमाल के नहीं हो सकते, है ना? हुपो की बात सुनकर जियान चेन केवल असहाय होकर हंस सका। भाई हुपो, मैं उतना अद्भुत नहीं हूं जितना आप कहते हैं। मेरी ताकत आपसे बहुत दूर नहीं है, मैं एक मध्यम महान संत हूं। ये सही नहीं है, एक मध्यम महान संत एक वर्ग 2 जादुई जानवर को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? हुपो ने आश्चर्य से कहा, लेकिन जियान चेन से पूछने के बजाय वह बाकी सभी से बात करने के लिए मुड़ा। पहले आइए इस बारे में बात करने से पहले ब्लैक टाइगर के शरीर की देखभाल करें। हुपो की आज्ञा का पालन करते हुए भी सभी को संदेह था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और ब्लैक टाइगर को तैयार करना शुरू कर दिया। ये ब्लैक टाइगर काफी अद्भुत था। भले ही इसमें क्लास 2 मैजिकल बीस्ट की ताकत थी, लेकिन ये क्लास 3 मैजिकल बीस्ट से भी तेज था। मॉन्स्टर कोर लेने के बाद बाकी शरीर को स्पेस बेल्ट में रख दे ताकि हम इसे अच्छी रकम में बेच सकें, केंडल ने कहा। तियान युआन महाद्वीप पर मांस के प्रकार के संबंध में नियमित गोमांस के अलावा उनमें से अधिकांश जादुई जानवरों से आते थे। जादुई जानवरों का मांस न केवल कोमल था, बल्कि इसकी खुशबू भी अच्छी थी। एक और अच्छा लाभ ये था कि इसे खाने से शरीर को पुष्ट करने में भी मदद मिलती थी। इस प्रकार जादुई जानवरों का मांस एक गर्म बिक्री वाला आइटम माना जाता था। जब उच्च स्तर के जादुई जानवरों की बात आती थी तो आपूर्ति कभी भी मांग को पूरा नहीं कर पाती थी। जियान चेन ने लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस अपने शरीर में समाहित कर लिया और भाड़े के सैनिकों को ब्लैक टाइगर के शरीर को सुरक्षित रखते हुए देखा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह एक क्लास 2 जादुई जानवर था, क्योंकि वह किसी भी समय आसानी से क्लास 3 जादुई जानवर को मार सकता था। जियान चेन के हाथों में जादुई जानवरों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। फ्लेम भाड़े के सैनिक अलग थे, उनके पास केवल एक संत मास्टर था। उनकी ताकत को मिलाकर भी उनकी तुलना जियान चेन से नहीं की जा सकती थी। एक शीर्ष क्लास 2 जादुई जानवर को मारना उनके लिए मुश्किल था, और अगर ये तथ्य नहीं होता कि जियान चेन ने ब्लैक टाइगर को रोक दिया था, तो वे इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इन जादुई जानवरों को पानी में मछली की तरह कहा जा सकता है। मनुष्यों से अलग उनकी हरकतें हरे भरे जंगल के वातावरण से प्रतिबंधित नहीं होंगी। जियान चेन के कान एक बार फिर कांपने लगे और उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। जैसे ही उसकी नजर झाड़ियों के ऊपर पड़ी, जो हिंसक रूप से हिलने लगी, स्टील के हेलमेट और पूरे शरीर पर कवच पहने 20 भाड़े के सैनिकों का एक समूह उनकी नजर में आया। जैसे ही पूरी तरह से सशस्त्र भाड़े के सैनिक उनकी निगाहों में आए, फ्लेम भाड़े के सैनिकों में से प्रत्येक ने तुरंत अपना काम रोक दिया और तनावपूर्ण भाव से उन 20 भाड़े के सैनिकों को देखने लगे। 20 भाड़े के सैनिकों के नेता ने ठंडी निगाह से फ्लेम भाड़े के सैनिकों को देखा और फिर आधे स्टो किए गए ब्लैक टाइगर को देखा। अपने हाथों की एक लहर के साथ उसने चिल्लाया, आगे बढ़ो। बाकी भाड़े के सैनिकों को बिना पीछे देखे फ्लेम भाड़े के सैनिकों के पास से गुजरने का आदेश दिया और अंत में नजरों से ओझल हो गया। समूह की नजर में फ्लेम भाड़े के सैनिक एक नजर के भी लायक नहीं थे। वे झो भाड़े के सैनिक थे। मुझे नहीं लगा था कि हम उनसे यहां मिलेंगे। लोहे से बने भाड़े के सैनिकों के चले जाने के बाद हुपो ने एक सांस छोड़ी। भाई हुपो, क्या झो भाड़े के सैनिक इतने प्रसिद्ध हैं? जियान चेन ने पूछा। हुपो ने जवाब में अपना सिर हिलाया। जबकि झो भाड़े के सैनिकों को वेक सिटी में सबसे मजबूत नहीं माना जाता है, वेक सिटी के निवासी कहेंगे कि झो भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से शीर्ष 10 में हैं। उनके समूह में लगभग 50 लोग हैं, जिनका नेता शीर्ष संत मास्टर स्तर पर है। उनके प्रत्यक्ष आदेश के तहत लगभग 20 महान संतों के साथ 6 मध्य संत मास्टर हैं। उनकी ताकत इतनी अधिक है कि हमारे फ्लेम भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से उन्हें उकसा नहीं सकते। इसके अलावा झो भाड़े के सैनिकों को वेक सिटी के सबसे मजबूत कबीलों में से एक झो कबीले का समर्थन प्राप्त है। इसके साथ वेक सिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उन्हें चुनौती दे सकें। ओह! जियान चेन ने उस ओर देखा जहां झो भाड़े के सैनिक गायब हो गए। उनकी छवि उसके दिमाग से गायब नहीं हुई।
जियान चेन, अगर भविष्य में मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में आपको ऐसा कोई व्यक्ति या समूह मिले तो कृपया सावधान रहें। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज एक आम जगह है जहां लोगों को उनके सामान के लिए मार दिया जाता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाड़े के सैनिक हैं, लेकिन उनकी हरकतें उन्हें डाकू के बराबर ही रखती हैं। केंडल ने गंभीर और संजीदा चेहरे के साथ जियान चेन को चेतावनी दी। केंडल की गंभीरता को देखकर जियान चेन ने अपना सिर हिलाया, मैं सावधान रहूंगा। उसके बाद ब्लैक टाइगर की लाश को स्पेस बेल्ट के भीतर ठीक से संग्रहित किया गया था। अभी हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां क्लास 2 जादुई जानवर घूमते हैं। अगर हम और अंदर गए तो क्लास 3 जादुई जानवर मिल जाएंगे। इसलिए हमारी खातिर चलो यहां घूमना शुरू करते हैं। इसके तुरंत बाद केंडल और डियर ने अपने घावों का इलाज शुरू कर दिया, जो शुक्र है कि बहुत गहरे नहीं थे और उनकी लड़ने की ताकत को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। थोड़ी सी तैयारी के साथ दोनों अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखते हुए वापस सड़क पर उतरने के लिए तैयार थे। थोड़ी दूर चलने के बाद जियान चेन ने एक और जादुई जानवर के पैरों के निशान देखे, लेकिन इस बार यह ब्लैक टाइगर से पहले वाले जादुई जानवर जैसा ही था। ये जादुई जानवर जंगल की आड़ में भाड़े के सैनिकों से 10 मीटर दूर छिपने से पहले चुपचाप पीछे हट रहा था। जियान चेन की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। सड़क पर उसे एक क्लास 2 जादुई जानवर ब्लैक टाइगर को मारने के अलावा उसने कम से कम 10 अलग अलग जादुई जानवरों की मौजूदगी का पता लगाया था, लेकिन उनमें से कोई भी ब्लैक टाइगर जैसा नहीं था और उन पर हमला नहीं कर सका था। जियान चेन ने खुद से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए जादुई जानवर हम पर हमला करने से डरते हैं? हालांकि इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया गया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था। अध्याय 115, एक उदार लाभ। जियान चेन ने अपने सामने चल रहे भाड़े के सैनिकों को घूरा, तभी उसे एहसास हुआ, बेशक ये डराने धमकाने की कोशिश है। ये हमारे द्वारा उत्सर्जित जानलेवा हवा के कारण हो रहा है। इस एहसास के बाद जियान चेन की आंखें चमक उठीं। इतने सारे जादुई जानवरों को इस समूह से बिना किसी लड़ाई के पीछे हटते देखने के बाद आखिरकार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा समूह अपने आसपास की हवा में हत्या करने की धमकी दे रहा था। हालांकि जादुई जानवरों में बुद्धि की कमी थी, लेकिन वे बेहतर आनुवंशिकी के साथ पैदा हुए थे जिसने उन्हें दुर्जय प्रवृत्ति प्रदान की। जिस क्षण उन्हें लगा कि कोई प्रतिद्वंद्वी उन्हें हरा नहीं पाएगा, उनकी आदिम प्रवृत्ति उन्हें तुरंत डरकर भागने के लिए प्रेरित करती। इस बारे में सोचते हुए जियान चेन ने अपना मुंह खोला, 1 मिनट कृपया, सभी लोग अपनी हत्या की मंशा को दबा लें, अन्यथा हम एक और जादुई जानवर को देखे बिना इस रास्ते पर चलते रहेंगे। केंडल ने लोमड़ी की तरह अपना सिर घुमाते हुए पूछा, जियान चेन, क्या यह उपयोगी है? यह उपयोगी है या नहीं, ये तो सभी के इसे स्वयं आजमाने के बाद ही पता चलेगा। जियान चेन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। जियान चेन ने जो कहा था उसे सुनकर काबोल्ड्स ने एक पल के लिए खुद से सोचना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी आंखों में चमक और भी तेज होती जा रही थी। हर किसी को अभी जियान चेन पर विश्वास करना चाहिए। पिछले कुछ समय से जब भी हम जादुई जानवरों के जंगल में प्रवेश करते हैं तो हम हमेशा केवल कुछ श्रेणी 1 जादुई जानवरों से ही मिलते हैं। मुझे हमेशा यह अजीब लगता था, लेकिन अब तक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसलिए हम जियान चेन ने जो कहा है उसे नकार नहीं सकते। तो काबोल्ड्स भी कुछ ऐसा ही कहेंगे, तो चलो जियान चेन के सुझाव का पालन करें, जो जुड़वा भाइयों में से बड़े ने कहा। काबोल्ड्स के पास सिर्फ एक संत जितनी ताकत थी, लेकिन वह बहुत होशियार था। उसके पिछले सुझाव पहले भी फ्लेम मर्सिनरीज के लिए बहुत फायदेमंद रहे थे, इसलिए हर कोई उसकी बातों से आसानी से सहमत हो जाता था। थोड़ी देर बाद सभी ने धीरे धीरे अपनी हत्या की मंशा को दबाना शुरू कर दिया। इस हद तक कि थोड़ी सी भी मात्रा बाहर निकलती हुई महसूस नहीं हो रही थी। जैसे ही सभी ने अपनी हत्या की मंशा को दबाना समाप्त किया, वे मुश्किल से 3 किलोमीटर की यात्रा कर पाए, इससे पहले कि एक क्लास 1 जादुई जानवर प्रकट हुआ। इसने घटनाओं के नए बदलाव पर फ्लेम मर्सिनरीज के हर एक सदस्य को खुश कर दिया। हालांकि क्लास 1 मॉन्स्टर कोर की कीमत क्लास 2 मॉन्स्टर कोर से कम थी, लेकिन क्लास 1 मैजिकल बीस्ट को मारना एक आसान काम था। जब तक क्लास 1 मैजिकल बीस्ट थे, उनके आगे का रास्ता उदार लाभ से भरा होगा। हाँ, तो आखिरकार हम एक क्लास 1 जादुई जानवर के सामने आ ही गए। कैप्टन केंडल, कृपया मुझे, काबोल्ड्स और यून जुवान को इससे निपटने की अनुमति दें। जियाओ दाओ खुशी से चिल्लाया क्योंकि उसके हाथ में एक छोटा खंजर दिखाई दिया। जादुई जानवर पर वार करते हुए काबोल्ड्स और यून जुवान तेजी से उसके पीछे चले गए। जियो दाओ के हाथ में छोटा चाकू देखकर जियान चेन ने झल्लाहट में अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे जियो दाओ कहा जाता था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका संत हथियार एक छोटा ब्लेड था।
अपनी नजर काबोल्स और युन जुवान पर घुमाते हुए दोनों ने 2 हाथ वाली तलवार चलाई। जियो दाओ और अन्य 2 ने क्लास 1 जादुई जानवर के साथ एक गहन लड़ाई शुरू कर दी क्योंकि उनकी ताकत जादुई जानवर से बहुत अलग नहीं थी। कुछ समय तक तीनों ने इतनी खतरनाक दूरी पर उससे लड़ाई की, तीनों भाड़े के सैनिकों के सहयोग से आखिरकार जादुई जानवर को मार गिराया गया। जियान चेन जैसे महान संतों में से किसी को भी लड़ाई में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि उन सभी को पूरा विश्वास था कि 3 संत श्रेणी एक जादुई जानवर की देखभाल करने में सक्षम होंगे। आगे बढ़ते हुए समूह कुछ क्लास 1 और यहां तक कि कुछ क्लास 2 जादुई जानवरों के सामने आए बिना लंबे समय तक नहीं चल सका। लेकिन इस तरह के परिणाम ने सभी को साबित कर दिया था कि जियान चेन का सिद्धांत कितना सच था। रात होने तक समूह ने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी और एक बड़ा कैंप फायर तैयार कर लिया था। रात के खाने में जादुई जानवर का मांस खाते हुए उन्होंने आज कमाए गए मुनाफे को समेटना शुरू कर दिया था। कैंप फायर के सामने कैप्टन केंडल बैठे थे, जो आग की लपटों को टिमटिमाते और मुस्कुराते हुए नाचते हुए देख रहे थे, जबकि उनके बगल में राक्षस कोर का ढेर रखा हुआ था। सब लोग अभी आज की फसल के बारे में बात करते हैं। केंडल ने अपने चारों ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, आज हमने कुल 20 मॉन्स्टर कोर कमाए, 7 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 13 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर, जिससे हमारा मुनाफा पहले से कहीं ज्यादा हो गया। आखिरी कुछ शब्दों में केंडल ने लगभग चिल्लाकर कहा था, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। हाँ, हमें इसके लिए जियान चेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसकी सलाह न होती तो हम एक भी क्लास 1 जादुई जानवर नहीं पा पाते। हुपो ने हंसते हुए अपनी शराब का घूंट लिया। चांग निंग फैंग भी हंसे। हुपो सही कह रहे हैं, आज के लाभ के लिए भाई जियान चेन के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। 7 क्लास 2 जादुई जानवरों में से जियान चेन ने उनमें से 3 को अकेले ही मार डाला था। भाई जियान चेन, आओ एक ड्रिंक लो। चांग निंग फैंग ने अपनी वाइन गॉड उसकी ओर बढ़ा दी। जियान चेन ने चांग निंग फैंग से लौकी ली और खुशी खुशी उसमें से एक घूंट लिया। ऐसी बातें मत कहो, जब हम योगदान की बात करते हैं तो इस समूह में सभी ने योगदान दिया था। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में इस बार की यात्रा ने समूह को पहले कभी नहीं देखा गया लाभ दिया है। हाँ, ये सही है। भाई जियान चेन जैसे विशेषज्ञ के साथ हमारे फ्लेम मर्सिनरीज को किसी भी चीज से कहीं ज्यादा फसल मिली है। केंडल ने खुशी से कहा, यहाँ राक्षस कोर के इस ढेर को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सपने के एक कदम और करीब आ गया हूँ। कप्तान, आपका सपना क्या है? जियो दाओ ने उत्सुकता से पूछा। मेरा सपना है कि हमारे फ्लेम मर्सिनरीज तियान युआन महाद्वीप पर नंबर 1 भाड़े का समूह बने। कैप्टन केंडल ने खुशी से दहाड़ते हुए कहा, यह मेरा सबसे बड़ा सपना है। यह सुनकर सभी लोग उसके साथ हंसने लगे। तियान युआन महाद्वीप पर नंबर 1 भाड़े के समूह, केंडल, आपका सपना पूरा करना असंभव होगा। हुपो ने मजाकिया अंदाज में केंडल की पीठ थपथपाई। ये सही है, हुपो ने जो कहा वह सही है। केंडल, तुम्हारा सपना किसी कल्पना से कम नहीं है। तुम जो कहते हो उसका पालन करते हुए मैं तियान युआन महाद्वीप का सबसे मजबूत विशेषज्ञ बनना चाहता हूँ। डियर हंसा। हाँ, महाद्वीप के नंबर 1 विशेषज्ञ, आप बड़े सपने देखते हैं। जियान चेन आग के पास बैठा था और सबको आपस में गपशप करते देख मुस्कुरा रहा था। कभी कभी वह सबके साथ हंसता था और इस पल उसके दिल में वह लंबे समय में पहली बार पूरी तरह से संतुष्ट था। हालांकि हर कोई एक दूसरे के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन एक दूसरे से बोले गए हर शब्द से उन सभी के बीच दोस्ती के गहरे बंधन का पता चलता था और यहां तक कि जियान चेन को भी इससे संक्रमित कर देता था। खाना खाने और शराब खत्म होने के बाद सभी ने अपने और कैंपसाइट के आसपास पाउडर छिड़कना शुरू कर दिया ताकि उनकी क्यूई बाहर न निकल जाए और आसपास के जादुई जानवरों को पता न चल जाए। फिर उन्होंने कैंप की आग बुझा दी और रात को आराम करने के लिए अपने टेंट में घुस गए। जियान चेन लापरवाही से अपने तंबू के अंदर लेटा हुआ था और दिन भर की कुछ बातों के बारे में सोच रहा था। अभी उसके हाथ में 2 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर थे, लेकिन उसके पास सिर्फ यही मॉन्स्टर कोर बचे थे। अगर वह साधना करना भी चाहता तो भी उसे क्लास 4 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करने की कोई इच्छा नहीं थी। जब वह सेंट मास्टर बन जाएगा तब वह साधना के लिए क्लास 4 मॉन्स्टर कोर का इस्तेमाल करेगा। ऐसा लगता है कि कल मुझे कैप्टन केंडल को क्लास 3 जादुई जानवरों के शिकार के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर मैं हर दिन कम से कम 3 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर नहीं पा सकता तो मैं खेती नहीं कर पाऊंगा। जियान चेन ने मन ही मन सोचा। अपनी ताकत से मैं किसी भी क्लास 3 जादुई जानवर को आसानी से मार सकता हूं, और कैप्टन केंडल और समूह के सहयोग से इसका मतलब है कि कम से कम 2 क्लास 3 जादुई जानवरों से एक साथ लड़ा जा सकता है।
जब तक हम एक ही समय में 4 क्लास 3 जादुई जानवरों से नहीं टकराते, तब तक कोई खतरा नहीं होगा। एंड फ्लेम मर्सिनरीज को संभवतः 1 या 2 महीने तक मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में रहने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि समूह काफी सभ्य है, इसलिए मुझे इस दौरान उनके लिए कुछ राक्षस कोर प्राप्त करने में मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। 1 महीने बाद मैं समूह छोड़ दूंगा और अपने सभी प्रयासों को खुद को मजबूत करने में लगाऊंगा। मैं इस महीने को एक ब्रेक के रूप में मानूंगा। आखिरकार सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक से मेरे शरीर के भीतर एंटी वेनम जीन अभी तक पूरी तरह से मेरे रक्त प्रवाह में शामिल नहीं हुए हैं। इसके लिए प्रतीक्षा करते समय मुझे किसी भी चोट को न झेलने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा एंटी वेनम जीन वाला रक्त बह जाएगा। अगर मैं इसे रोक सकता हूं, तो मेरे रक्त प्रवाह में एंटी वेनम जीन का एक निरंतर स्रोत बहेगा, जिससे मुझे 1000 प्रतिरक्षा मिलेगी। उस बिंदु तक मैं कभी भी किसी और के द्वारा जहर नहीं खा पाऊंगा जब तक कि यह विषाक्तता में सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। उद्धरण चिन्ह। जियान चेन अपने तंबू की जमीन पर लेट गया और उसके दिमाग में अनगिनत विचार चल रहे थे। कुछ समय बाद ही उसने खुद को शांत करना शुरू किया और अपने आसपास की आवाजें सुनी। ये पुष्टि करने के बाद कि यह सुरक्षित है, उसने क्रॉस लेग बैठना शुरू कर दिया और साधना के लिए हवा में विश्वसार को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस तथ्य के बावजूद कि विश्वसार को अवशोषित करने से उसे केवल 1% ही मिलेगा जो उसे सामान्य रूप से मिलना चाहिए, जियान चेन को सोने या अपनी ताकत बढ़ाने का कोई मौका छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। अध्याय 116 जादुई सींग वाला सुआ। सुबह हुई और आसमान में चमक बढ़ गई। जियान चेन, जो विश्वसार की साधना कर रहा था, ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। अपने आंतरिक संत बल को बढ़ने के बजाय उसी आकार में महसूस करते हुए जियान चेन केवल आह भर सकता था। हालांकि विश्वसार के लिए उसकी वर्तमान साधना दर पहले की तुलना में बहुत तेज थी। जब भी वह साधना करता था तो विश्वसार व्यावहारिक रूप से उसके डेंटियन में 2 चमक द्वारा निगल लिया जाता था। इसलिए उसकी वास्तविक साधना दर व्यावहारिक रूप से अनदेखा की जा सकती थी। अपने तंबू से बाहर निकलते हुए जियान चेन सुबह के ताज़ा माहौल में अपना सिर ऊपर उठाए हुए पेड़ की शाखाओं को देखने के लिए खड़ा था। सुबह के इस समय में हवा धुंध से भरी हुई थी और बाहर काफी धुंधला था, क्योंकि सूरज अभी भी पूर्व से उग रहा था। दूसरे टेंटों से आती हुई हल्की खर्राटों की आवाज सुनकर जियान चेन ने निराशा में अपना सिर हिलाया। अपनी सुनने की शक्ति के कारण जियान चेन ये पता लगा सकता था कि हर एक भाड़े का सैनिक गहरी नींद में सो रहा था और उनमें से कोई भी साधना नहीं कर रहा था। कितने आलसी हैं! उन्हें कैसे लगता है कि वे अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं साधना के मार्ग पर, जबकि प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है, कड़ी मेहनत भी प्रतिभा जितनी ही महत्वपूर्ण है। भले ही किसी व्यक्ति में प्रतिभा हो, अगर वह साधना के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता है तो उसकी उपलब्धियां उस व्यक्ति से बेहतर नहीं होंगी जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है लेकिन वह कड़ी मेहनत करता है। जियान चेन ने खुद से सोचा। जंगल में पेड़ की टहनी लेने के लिए जाने के बाद जियान चेन ने आग को पुनः जलाया और जादुई जानवर के मांस के कुछ टुकड़े पकाने के लिए एक साधारण ग्रिल तैयार किया। शायद यह बाहर की हलचल थी जिसने केंडल को जगा दिया था, लेकिन उसने अपना सिर तंबू से बाहर निकाला और जियान चेन को घूरने लगा जो मांस भून रहा था। जियान चेन, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? वह हंसा। बिना पलटे ही जियान चेन ने जवाब दिया, आसमान साफ हो रहा है, इसलिए अब इतनी जल्दी नहीं है। कैप्टन केंडल ने चमकते आसमान की ओर देखा और हंस पड़े। बिना कुछ कहे वे अपने तंबू से बाहर निकल आए और आग के पास जियान चेन के पास बैठ गए। जैसे ही कैप्टन केंडल अपने टेंट से बाहर निकले, समूह के अन्य सदस्य भी शोर से जाग गए। अपने टेंट से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू किया और अपने स्पेस बेल्ट में सामान रखना शुरू कर दिया और कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। यहां तक कि हुपो भी वाइन की एक बोतल लेकर कैंप फायर के पास पहुंचा और उससे शराब पीना जारी रखा। सभी को कैंप फायर के पास देखकर जियान चेन ने केंडल की ओर देखा और कहा, कैप्टन केंडल, हमारी अगली कार्रवाई के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? अगली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है इस क्षेत्र में कुछ समय तक रुकना और श्रेणी 1 और 2 के जादुई जानवरों का शिकार करना जारी रखना। चलो जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में कुछ दिनों तक ऐसा ही करते हैं ताकि हम जाने से पहले अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें, केंडल ने स्पष्ट रूप से कहा। यह सुनकर जियान चेन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर अपना मुंह खोलकर पूछा, कैप्टन केंडल, मेरे पास एक सुझाव है, क्या आप कृपया इसे सुनेंगे? केंडल की नजरें जियान चेन पर टिकी रहीं और वह हंसते हुए बोला, जियान चेन, जो भी सुझाव है उसे कहो। तुम जो कहने जा रहे हो उसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम हाल ही में हमारे फ्लेम मर्सिनरीज में शामिल हुए हो, लेकिन यहाँ हर कोई तुम्हारा भाई है, इसलिए तुम जो भी कहोगे उसे अपमान के तौर पर नहीं लिया जाएगा।
मेरा सुझाव है कि हम थोड़ा और अंदर जाएं और सीधे क्लास 3 जादुई जानवरों को मार डालें। जियान चेन ने केंडल की तरफ देखा। क्या क्लास 3 जादुई जानवरों को मारना है? जियान चेन, तुम पागल हो गए हो। एक शीर्ष स्तर के क्लास 2 जादुई जानवर को मारना पहले से ही बहुत मुश्किल था, क्लास 3 जादुई जानवर को तो छोड़ ही दीजिए। जियो दाओ ने चौंक कर कहा। हालांकि फ्लेम मर्सिनरीज के पास अब बीच का महान संत जियान चेन था, जियो दाओ की नज़र में इतनी शक्ति के साथ क्लास 3 जादुई जानवर को मारना अभी भी मुश्किल था। जियान चेन का प्रस्ताव सुनकर सभी की भौहें तन गईं। फ्लेम मर्सिनरीज के पास एक प्राइमरी सेंट मास्टर और 6 ग्रेट सेंट थे, लेकिन मैजिकल बीस्ट के पास उन मनुष्यों पर जन्मजात श्रेष्ठता थी जो उनके समान शक्ति स्तर के थे। यदि किसी व्यक्ति के पास युद्ध कौशल या विशेषता नहीं है तो उनके लिए समान शक्ति स्तर के मैजिकल बीस्ट को मारना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। यहां तक कि अगर वे ऐसा कर भी पाते तो ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पर जहां क्लास 3 मैजिकल बीस्ट विचरण करते थे, अगर फ्लेम मर्सिनरीज को प्राइमरी क्लास 3 मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ता तो वे उसे कुछ कठिनाई से मार पाते। हालांकि अगर उन्हें पीक क्लास 3 मैजिकल बीस्ट का सामना करना पड़ता तो उनके पास कोई मौका नहीं होता। पीक क्लास 2 मैजिकल बीस्ट को मारने के बाद कैप्टन केंडल और चांग निंगफैंग घायल हो गए थे। अगर जियान चेन का हस्तक्षेप न होता तो उनके लिए मैजिकल बीस्ट को पकड़ना और मारना संभव नहीं होता। इस कारण से जियान चेन द्वारा फ्लेम मर्केनरीज को श्रेणी 3 के जादुई जानवर को मारने का सुझाव आत्महत्या का प्रयास था। काबोर्ड्स ने जियान चेन की ओर एक जिज्ञासा भरी चमक के साथ देखा। जियान चेन, अगर आप एक श्रेणी 3 जादुई जानवर को मारने का सुझाव दे रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आपके पास एक श्रेणी 3 जादुई जानवर को मारने की क्षमता है। काबोर्ड्स की बात सुनकर जियान चेन ने अपना सिर हिलाने से पहले एक सेकंड के लिए हिचकिचाहट दिखाई। जब तक हम 3 क्लास 3 जादुई जानवरों से नहीं टकराते, मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि हम प्राणघातक खतरे में नहीं होंगे। सभी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। संदेह और अविश्वास ने उनकी आंखों को ढक लिया और वे जियान चेन को घूरने लगे। जियान चेन, तो तुम जो कह रहे हो वह ये है कि जब तक हम एक ही समय में 3 क्लास 3 जादुई जानवरों से नहीं टकराते तब तक हम किसी भी खतरे में नहीं होंगे। केंडल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर जियान चेन ने जो कहा वह सच था तो केंडल जियान चेन को अपने साथ कुछ क्लास 3 जादुई जानवरों को मारने के लिए ले जाना चाहेगा। आखिरकार क्लास 3 जादुई जानवरों के पास एक शरीर और एक राक्षस कोर था जो क्लास 2 जादुई जानवर की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। जियान चेन, क्या तुम्हारे पास वाकई इतनी ताकत है कि तुम क्लास 3 के जादुई जानवर को मार सको? डियर ने स्पष्ट करने के लिए पूछा। हालांकि जियान चेन ने एक शीर्ष क्लास 2 जादुई जानवर को मार दिया था, लेकिन ब्लैक टाइगर पहले ही घायल हो चुका था, इसलिए उसकी ताकत एक क्लास 3 जादुई जानवर से बहुत अलग थी जो पूरी तरह से स्वस्थ था। ये सही है जियान चेन, ऐसा कुछ भी बेतरतीब ढंग से नहीं कहा जा सकता और न ही कोशिश की जा सकती है, अन्यथा आप इस प्रयास में अपनी जान गंवा सकते हैं। चांग निंग फैंग ने चिंता के साथ कहा। जियान चेन ने सभी को देखकर मुस्कुराया। इस सुझाव पर सभी की प्रतिक्रिया के बावजूद जियान चेन उनसे नाखुश नहीं था। आखिरकार क्लास 3 के जादुई जानवर को मारना फ्लेम मर्सिनरी के लिए बहुत मुश्किल काम था। चाहे वे सावधान रहे या नहीं, फिर भी उन्हें कुछ चोटें लग ही जाती। इस बार सभी को मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम वास्तव में क्लास 3 जादुई जानवर को नहीं हरा सकते हैं तो कम से कम हमारे पास भागने के लिए पर्याप्त ताकत तो है, जियान चेन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। यह सुनकर सबकी नजरें कैप्टन केंडल पर टिक गईं। इतने महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कैप्टन केंडल का अंतिम निर्णय लेना ही बेहतर होगा। केंडल ने गहरी सांस ली और जियान चेन को घूरने लगा। यह देखकर कि जियान चेन को खुद पर पूरा भरोसा था, केंडल ने अपने होंठ काटे और आखिरकार फैसला किया। तो फिर क्या इस बार हम उसकी बात पर यकीन करेंगे? जियान चेन, अगर तुम्हें सच में खुद पर भरोसा है तो मैं तुम्हें कुछ समय के लिए समूह का नेतृत्व करने दूंगा। हम जो भी करेंगे वह तुम्हारा मार्गदर्शन करने पर निर्भर करेगा। क्या किसी को कोई समस्या है? केंडल ने बाकी सभी से कहा। मुझे कोई समस्या नहीं है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। मुझे भी यहाँ कोई परेशानी नहीं है। केंडल के निर्णय ने बिना किसी असहमति के सभी को तुरंत आश्वस्त कर दिया था। जियान चेन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जब उसने कहा, फिर चूंकि सभी को मुझ पर भरोसा है इसलिए मैं निश्चित रूप से किसी को निराश नहीं करूंगा। फिर मुझे कुछ चीजों की योजना बनाने दें। जियान चेन की आवाज कुछ पल के लिए रुकी और फिर बोली, मुझे आगे चलने दे जबकि बाकी सभी लोग उसी स्थिति में रहें। अगर हमें क्लास 3 का जादुई जानवर मिलता है तो मुझे पहले आगे आने दे जबकि बाकी सभी उसे घेर ले ताकि कोई और हमला न कर सके।
अगर कोई और जादुई जानवर आता है तो आप लोगों को उन पर हमला करना चाहिए, लेकिन अपनी जान का ख्याल रखना याद रखें। जब तक आप दूसरे जादुई जानवरों को मुझ पर हमला करने से रोक सकते हैं तब तक ये काफी होगा। जब उन्होंने जियान चेन की योजना सुनी तो सभी ने एक दूसरे को संदेह भरी नजरों से देखा। उन्हें इस योजना के बारे में बहुत उत्सुकता थी। एक मध्य महान संत को अकेले ही क्लास 3 जादुई जानवर से लड़ना था। इस तरह की योजना सुनना थोड़ा अप्रिय था क्योंकि वे सभी क्लास 3 जादुई जानवर को गंभीरता से लेते थे। नाश्ता करने के बाद सभी ने अपना सामान पैक किया और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के गहरे हिस्सों की ओर चल पड़े। हालांकि इस बार समूह का गठन थोड़ा अलग था, जिसमें जियान चेन समूह से 10 मीटर आगे अकेले चल रहा था, जिन्होंने अपनी मूल स्थिति बनाए रखी। समूह के एक भी सदस्य ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह की हत्या करने की मंशा नहीं दिखाई, जिससे कुछ श्रेणी एक जादुई जानवर उनकी ओर आकर्षित हुए। हालांकि चूंकि वे अपनी यात्रा को तेजी से जारी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जियाओ दाओ या अन्य संतों को जादुई जानवरों से लड़ने नहीं दिया। इसके बजाय श्रेणी एक जादुई जानवरों को मारने के लिए महान संतों को दे दिया गया। जैसे जैसे समूह जंगल में आगे बढ़ता गया, इलाका और भी ज्यादा खतरनाक होता गया क्योंकि हर तरफ दलदल नजर आने लगे। सभी तरह के जहरीले पौधे और कीड़े मकोड़े भी उनकी नजरों में आ गए और कभी कभी कहीं से कोई मनुष्यभक्षी जादुई जानवर निकल आता। सड़क पर हर कोई अपने आसपास के माहौल पर बहुत ध्यान दे रहा था। अपने पैरों के नीचे की आवाजों को सुनते हुए वे अपने आसपास भी सावधानी से देख रहे थे। इस बिंदु पर कुछ वर्ग 2 जादुई जानवरों ने उन पर हमला किया था, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। वर्ग 1 जादुई जानवरों की संख्या कम होने लगी क्योंकि उन्हें बीच बीच में एक वर्ग 2 जादुई जानवर का सामना करना पड़ा। उस समय अग्रणी जियान चेन के कान फड़कने लगे और फिर वह अचानक वहीं रुक गया और अपने पीछे चल रहे ज्वाला भाड़े के सैनिकों को भी रुकने का संकेत देने के लिए हाथ उठाया। जियान चेन की हरकत देखकर भाड़े के सैनिकों के समूह में सभी लोग रुक गए और घबराकर अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगे। हालांकि जियान चेन ने बार बार दोहराया था कि जब तक 3 क्लास 3 जादुई जानवर एक ही समय में उन पर हमला नहीं करते तब तक उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी सभी लोग बेहद घबराए हुए थे। आखिरकार वे इस बार सामान्य क्लास 2 जादुई जानवरों के बजाय क्लास 3 जादुई जानवर के खिलाफ थे। हालांकि एक दूसरे से सिर्फ एक ही क्लास अलग थी, क्लास 2 और क्लास 3 जादुई जानवरों के बीच ताकत में बहुत अंतर था। तभी उनके सामने से एक जंगली जानवर की चीख सुनाई दी। उनके आसपास की घास हिंसक रूप से हिलने लगी क्योंकि लोगों की नजर में एक बड़ा 2 मीटर लंबा जादुई जानवर दिखाई दिया। ये जादुई जानवर जंगली सुअर जैसा दिख रहा था। इसकी नाक लंबी थी और जंगली सुअर से सिर्फ एक ही चीज अलग थी कि इसके मुंह के कोनों से भयंकर इंच लंबे बर्फ जैसे सफेद दांत निकले हुए थे। इसके माथे से एक सींग भी निकला हुआ था। कैप्टन केंडल ने उनके सामने जादुई जानवर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, जादुई सींग वाला सुअर। जियान चेन, सावधान रहो, यह एक क्लास 3 जादुई सींग वाला सुअर है। जियान चेन ने सिर हिलाया और जादुई सींग वाले सुअर को भावशून्यता से देखा। उसकी हल्की पवन तलवार की चांदी की चमक धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी क्योंकि यह प्रकाश की धुंधली चमक से घिरी हुई थी जिसने पूरे ब्लेड को ढक लिया था। हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने पहले से योजना बनाई थी। मुझे इस जादुई जानवर से निपटने दो, तुम लोग बस अपने आप को सुरक्षित रखो। जैसे ही उसने ये कहा, जियान चेन ने अपनी तलवार उठाए और तेजी से जादुई सींग वाले सुअर पर हमला किया। अध्याय 117, लड़ने की ताकत जो दूसरों को डर से कांपने पर मजबूर कर देती है। फ्लेम मर्सिनरीज की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वे सभी जियान चेन को अकेले जादुई सींग वाले सुअर पर हमला करते हुए देख रहे थे। उनकी निगाहें जियान चेन के फिगर पर टिकी थी जो न तो लंबा था और न ही मजबूत। हर कोई ये देखना चाहता था कि जियान चेन क्लास 3 जादुई सींग वाले सुअर को कैसे मारने जा रहा है। कैप्टन केंडल के चेहरे पर एक गंभीर भाव था क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ से एक शक्तिशाली सेंट फोर्स को बाहर भेजा था। धीरे धीरे उसके हाथों में एक चौड़ी कुल्हाड़ी आ गई जिसे उसने कसकर पकड़ लिया और उसकी भयंकर आंखें जियान चेन के कमजोर दिखने वाले शरीर को बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। जैसे ही जियान चेन क्लास 3 मैजिकल बीस्ट के हमलों का विरोध करने में असमर्थ हो गया, उसने जियान चेन को बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अग्रिम पंक्ति में हमला कर दिया। इस समूह में वह संभवतः एकमात्र व्यक्ति था जो जादुई सींग वाले सुअर का मुकाबला कर सकता था, हालांकि कठिनाई के साथ। जियान चेन एक राक्षस की तरह था क्योंकि वह अपने सामने जादुई सींग वाले सुअर की ओर तेजी से दौड़ते हुए बढ़िया हवाएं चला रहा था। उसके हाथ में हल्की हवा की तलवार एक चांदी की चमक में बदल गई, मानो बिजली की एक पतली और शानदार चमक में बदल गई हो जो जादुई सींग वाले सुअर के गले की ओर जा रही थी।
चांदी की रोशनी को देखकर जादुई सींग वाले सुअर की आंखों के कोनों में भयंकर चमक आ गई, जो कि एकाग्रता की एक सुस्त झलक को व्यक्त कर रही थी। उसने एक धीमी दहाड़ लगाई और उसका भारी शरीर जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय उसने अपने पूरे ऊपरी शरीर को एक तरफ मोड़ने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने गले पर आ रही जियान चेन की तलवार से बचने का प्रयास कर रहा था। हालांकि जादुई सींग वाले सुअर ने पहले ही बचने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन उसका विशाल शरीर वास्तव में बहुत बोझिल था। इसके अलावा गति मूल रूप से जादुई सींग वाले सुअर की कमजोरी थी। जियान चेन के ब्लेड को चकमा देने का कोई तरीका नहीं था जो बिजली की तरह तेज था। पू हल्की हवा की तलवार जादुई सींग वाले सुअर के गले में गहराई से घुस गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति तुरंत खत्म हो गई। इसके तुरंत बाद जादुई सींग वाले सुअर का पूरा शरीर अचानक कठोर हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की जोड़ी धीरे धीरे अपनी संवेदना खो बैठी, और इससे पहले कि वह एक दयनीय चीख भी निकाल पाता, उसका पूरा शरीर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। जियान चेन ने जादुई सींग वाले सुअर के गले से खूनी तलवार निकाली। जैसे ही उसने उसे लापरवाही से हिलाया, लाइट विंड स्वॉर्ड पर लगा सारा खून धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगा। ये धीरे धीरे बिंदु के अंत में इकट्ठा हुआ और अंत में बूंद बूंद करके जमीन पर टपकने लगा। लाइट विंड स्वॉर्ड को वापस अपने शरीर में समाहित करते हुए जियान चेन ने अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। जब वह एक मध्य महान संत बन गया तो उसकी लड़ने की शक्ति प्राथमिक महान संत होने की तुलना में कहीं बेहतर थी। चाहे वह उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड की गति हो या तलवार क्यूई की ताकत, दोनों पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। अभी क्लास 3 के जादुई जानवर को मारना एक साधारण काम से ज्यादा कुछ नहीं था। जमीन पर पड़े वर्ग 3 जादुई सींग वाले सुअर को देखते हुए जियान चेन ने उदासीनता से कहा, कैप्टन केंडल, मैं इस वर्ग 3 जादुई जानवर के शव को आपके पास छोड़ दूंगा। जियान चेन के पीछे से उसके शब्दों के जवाब में एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकी। कुछ अजीब सा महसूस करते हुए जियान चेन ने पलटकर देखा कि सभी फ्लेम मर्सेनरीज इस समय जादुई सींग वाले सुअर को गोल आंखों से जमीन पर देख रहे थे। उन सभी के चेहरे पर अविश्वास की हैरानी भरी नजरें थीं। सभी के शानदार हाव भाव देखकर जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। फ्लेम मर्सेनरीज के लिए क्लास 3 मैजिकल बीस्ट उनकी ताकत से कहीं ज्यादा था। वे इसे एक झटके में नहीं मार सकते थे, और अगर उन्हें एक ही झटके में मार दिया गया तो उनका अंत हो जाएगा। जिन भाड़े के सैनिकों की ताकत क्लास 3 मैजिकल बीस्ट से कम थी, उन्हें ताकत का ये प्रदर्शन अंदर तक झकझोर गया। लोग काफी देर तक सदमे में रहे। कैप्टन केंडल सबसे पहले होश में आए। उन्होंने धीरे धीरे अपने सदमे को दबाने के लिए गहरी सांस छोड़ी, और उन्होंने जियान चेन को एक जटिल नजर से देखा और कहा, जियान चेन, आपकी ताकत बहुत असामान्य है। यहां तक कि एक क्लास 3 जादुई जानवर भी आपके सामने टिक नहीं सकता था। आप इसे आसानी से मार सकते थे। यह एक क्लास 3 जादुई जानवर है, आप जानते हैं। इसके तुरंत बाद सभी को धीरे धीरे होश आ गया और वे आश्चर्य और अविश्वास की जटिल दृष्टि से जियान चेन को देखने लगे। चांग निंग फैंग ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हारी ताकत अविश्वसनीय है। यह एक क्लास 3 जादुई जानवर था, लेकिन जिस तरह से तुमने इसे संभाला उससे मुझे ये सोचने में परेशानी हो रही है कि यह क्लास 1 जादुई जानवर से ज्यादा कुछ नहीं था। ये सुनकर सभी ने एक साथ अपना सिर हिलाया जब डीरे ने कहा, जियान चेन, क्या आपकी ताकत वाकई मिडिल ग्रेड सेंट के बराबर है? ये देखकर कि आपने इस क्लास 3 जादुई जानवर को कितनी आसानी से मार डाला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप अभी भी ग्रेट सेंट मास्टर के स्तर पर नहीं हैं। डीरे ने जियान चेन को ईर्ष्या के भाव के साथ एक जटिल नजर से देखा। आखिरकार जियान चेन उससे बहुत छोटा था, तो कौन उसकी ताकत से ईर्ष्या नहीं करेगा? काबोल्स ने अपना मुंह खोलने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाए और कहा, जियान चेन, क्या ये हो सकता है कि आपने अभी जो इस्तेमाल किया वह एक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था? मैं ये बताने में पूरी तरह असमर्थ था कि आपकी तलवार ने जादुई सींग वाले सुअर के गले को कब छेद दिया था। हाँ, ये सही है, मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। वास्तव में मैं छाया का एक संकेत भी नहीं देख पाया। हुपो ने अत्यंत उदास स्वर में कहा। यह सुनकर जियान चेन मुस्कुराया और बोला, इसे वास्तव में युद्ध कौशल नहीं कहा जा सकता। मेरी तलवारबाजी बस तेज है। यह इतनी तेज थी कि हम इसे साफ साफ देख भी नहीं पाए। ये गति थोड़ी ज्यादा डरावनी है, डियर ने धीमी आवाज में कहा। केंडल जादुई सींग वाले सुअर के शव के पास गया और बोला, ठीक है, अभी इस बारे में बात नहीं करते। सभी लोग शव की देखभाल करने में मेरी मदद करें। इसके तुरंत बाद सभी जादुई सींग वाले सुअर के शरीर के पास चले गए, क्योंकि जियोदाओ ने अपना पवित्र हथियार निकाला जो एक छोटा खंजर था।
जादुई सींग वाले सुअर के पेट में भयंकर रूप से काटते हुए उसने राक्षस कोर को निकालने का प्रयास किया। हालांकि जिस क्षण उसने सुअर के पेट में वार किया, ब्लेड उसमें केवल एक छोटी उंगली के आकार का छेद बनाने में सक्षम था। हालांकि जादुई सींग वाले सुअर की रक्षा इतनी उत्कृष्ट नहीं थी, फिर भी यह एक क्लास 3 जादुई जानवर था। उनकी चमड़े जैसी त्वचा अभी भी अच्छी तरह से जानी जाती थी, इसलिए जियाओ दाओ की संत स्तर की ताकत के साथ अगर वह जादुई सींग वाले सुअर के पेट में कटौती करना चाहता था तो उसे त्वचा के माध्यम से एक बड़ा कट बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना होगा। ये देखकर कि कैसे जियाओ दाओ जादुई सींग वाले सुअर के पेट में केवल एक छोटी उंगली के आकार का छेद कर सकता है, धीरे ने अपना सिर हिलाया और जियाओ दाओ के पास चला गया। जियाओ दाओ, मुझे इसे आजमाने दो। संत बल की एक बड़ी मात्रा उसके दाहिने हाथ के चारों ओर केंद्रित थी, क्योंकि उसकी हथेली में 2 हाथ वाली तलवार दिखाई दी थी। इस श्रेणी 3 जादुई जानवर की चमड़े की त्वचा काफी सख्त है। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है, जियाओ दाओ ने शाप दिया, क्योंकि वह आज्ञाकारी रूप से धीरे के लिए एक तरफ खड़ा था। इसके तुरंत बाद डियर ने अपनी 2 हाथ वाली तलवार का इस्तेमाल करके सुअर का पेट चीर दिया और फिर उसके अंदर से खून से लथपथ क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को बाहर निकाल लिया। खून से साफ करके वह जियान चेन और केंडल के पास कुछ हिचकिचाहट के साथ गया और फिर उसे जियान चेन को दे दिया। भाई जियान चेन, इस क्लास 3 जादुई सींग वाले सुअर को तुमने मारा था, इसलिए मॉन्स्टर कोर तुम्हें मिलना चाहिए। धीरे की बात पूरी होने का इंतजार किए बिना जियान चेन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चाचा डीरे, समूह के नियमों के अनुसार इस राक्षस कोर को कैप्टन केंडल को निर्णय लेने के लिए दिया जाना चाहिए और अंत में हर कोई अपनी सहमति देगा। यह शायद सबसे अच्छी बात नहीं है। डियर हिचकिचाते हुए दिखे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है अंकल डियर, राक्षस कोर को कैप्टन केंडल के पास ले जाइए ताकि वह निर्णय ले सके। जियान चेन ने डियर के तर्क के लिए कोई गुंजाइश छोड़े बिना दृढ़ता से कहा। ठीक है। डियर के पास राक्षस कोर को कैप्टन केंडल को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केंडल ने जियान चेन को गहराई से देखा, लेकिन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाकर क्लास 3 मॉन्स्टर कोर को स्वीकार किया और कहा, उस स्थिति में मैं अभी इस मॉन्स्टर कोर का ख्याल रखूंगा। एक बार जब हम मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज छोड़ देंगे तो मैं योगदान के आधार पर सभी मुनाफे को वितरित करूंगा। इसके बाद लोगों के समूह ने एक व्यक्ति के स्पेस बेल्ट को जादुई सींग वाले सुअर के शव को रखने के लिए आवंटित किया और फिर उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। क्लास 3 जादुई जानवर के शरीर को काफी पैसे में बेचा जा सकता था, इसलिए फ्लेम मर्सिनरी स्पष्ट रूप से इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। समय तेजी से बीत गया। अनजाने में समूह पहले से ही जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में 10 दिनों तक रह चुका था। ये 10 दिन निश्चित रूप से फ्लेम मर्सेनरीज के लिए सबसे खुशी और सबसे मजेदार पल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अवधि के दौरान पहले दिन को छोड़कर शेष दिन जियान चेन द्वारा पर्वत श्रृंखला में कक्षा 3 जादुई जानवरों का शिकार करने के लिए नेतृत्व करने से भरे हुए थे। क्योंकि जियान चेन की वास्तविक लड़ाकू शक्ति बहुत पहले ही एक संत मास्टर से आगे निकल चुकी थी, इसलिए उसे कक्षा 3 जादुई जानवरों को मारने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हुई। इसके अलावा जब से उसकी ताकत मध्य महान संत स्तर तक पहुंच गई थी, तब से जियान चेन को एक बार भी कक्षा 3 जादुई जानवर से नजदीकी सीमा पर लड़ने से चोट नहीं लगी थी। इस अवधि के दौरान फ्लेम मर्सिनरी ने बहुत पहले ही यह सोचना बंद कर दिया था कि जियान चेन की शक्तिशाली ताकत कितनी अजीब थी। जैसे जैसे जियान चेन अपनी ताकत का प्रदर्शन करता गया, फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप में उसका स्थान बढ़ता गया। अभी कैप्टन केंडल सहित लगभग सभी लोग या तो उसका बहुत सम्मान करते थे या फिर बहुत विनम्र थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 10 दिनों में जियान चेन ने फ्लेम मर्सिनरी के लिए बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था। इन पिछले कुछ दिनों में जियान चेन ने अकेले 100 से ज्यादा क्लास 3 मैजिकल बीस्ट और 300 क्लास 2 मैजिकल बीस्ट को मारा था, जबकि फ्लेम मर्सिनरी ने अकेले इतने सारे जानवरों को नहीं मारा था। वे बस जियान चेन के पीछे खड़े थे जब वह जादुई जानवरों को मार रहा था और जादुई जानवरों की लाशों से राक्षस कोर निकाल रहा था। इसके बावजूद समूह में किसी ने भी इस अन्याय के बारे में शिकायत नहीं की, इसके बजाय उन्होंने इसे काफी आनंददायक माना। उनके लिए ये पैसे लेने जितना ही सरल था। रात होने तक पूरा चांद रात के आसमान में ऊपर लटका हुआ था और अपनी सफेद चमक से नीचे की जमीन को रोशन कर रहा था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के एक बड़े क्षेत्र में एक बड़ी अलाव रात को जगमगा रही थी और आग से निकलने वाले अंगारे टिमटिमाते हुए आसमान में नाच रहे थे। जादुई जानवरों के फर पहने 10 लोग अलाव के चारों ओर बैठे थे। ये शांत आकृतियां ज्वाला भाड़े के सैनिक थे। पिछले कुछ दिनों में हमने 125 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर, 364 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर और 30 क्लास 1 मॉन्स्टर कोर भी नहीं इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्लास 3 मैजिकल बीस्ट लाशें भी हैं।
केंडल ने घोषणा की जब उसने समूह द्वारा ली गई वस्तुओं की जांच की। केंडल की बात सुनकर सभी के चेहरे पर बेहद खुशी की मुस्कान आ गई। इस तरह की फसल की वजह से सभी बेहद संतुष्ट थे। हालांकि सभी जानते थे कि अगर उन्हें जियान चेन की मदद नहीं मिली होती तो उनके पास एक भी क्लास 3 मॉन्स्टर कोर नहीं होता। आखिरकार एक क्लास 3 मैजिकल बीस्ट को मारना उनके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था और क्लास 2 मैजिकल बीस्ट की आधी संख्या को भी मारना उनके लिए अकेले करना असंभव होता। अध्याय 118 कक्षा 5 शावक। 10 दिनों तक लगातार शिकार करने के बाद मुझे यकीन है कि हर कोई थक गया होगा। साथ ही हमारे स्पेस बेल्ट में जो राशन है वह निश्चित रूप से लगभग खत्म हो गया है, इसलिए कल सुबह चलो वेक सिटी वापस चलते हैं और वहां आराम करते हैं। क्या किसी और को आपत्ति है? केंडल ने पूछा। सभी ने जियान चेन की ओर देखा जब डीरे ने पूछा, जियान चेन तुम ये निर्णय क्यों नहीं लेते? जियान चेन ने एक पेड़ की टहनी से कैंप फायर पर प्रहार किया और विचलित भाव से कहा, कैप्टन केंडल का निर्णय सबसे अच्छा है, मुझे इससे कोई असहमति नहीं है। कैप्टन केंडल ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर सभी की ओर देखा। चूंकि भाई जियान चेन के साथ कोई मतभेद नहीं है, इसलिए कल सुबह हम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को छोड़ देंगे और वेक सिटी में कुछ दिनों के लिए आराम करेंगे। भाई जियान चेन ने लगातार क्लास 3 जादुई जानवरों से लड़ाई की थी, इसलिए मुझे यकीन है कि अब तक वह भी थक गया होगा। पहली बार कैप्टन केंडल की आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। क्लास 3 जादुई जानवर कुछ ऐसे थे जिन्हें फ्लेम मर्सेनरी हमेशा अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उकसाना चाहते थे। जियान चेन के नेतृत्व में इन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई क्लास 3 जादुई जानवरों की लाशें उठाई थीं और खुद को मजबूत किया था। इस तरह की स्थिति ने फ्लेम मर्सेनरी को अतुलनीय रूप से अतुलनीय खुशी दी थी। अगर उनकी परिस्थितियां इसकी अनुमति देती तो हर कोई कुछ और दिनों के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के आसपास रहना पसंद करता। हालांकि वे अपने दिल में जानते थे कि क्लास 3 जादुई जानवरों के खिलाफ लड़ाई के बाद जियान चेन को लगभग कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वह थक गया होगा। जियान चेन को आराम करने और अपने शरीर को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत थी। जब हम वापस लौटेंगे तो सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वह है जादुई जानवर की लाशों को संभालना। वे जितनी देर तक स्पेस बेल्ट में रहेंगे उतनी ही जल्दी बासी हो जाएंगे, जिससे उनकी कीमत कम हो जाएगी। जिया दाओ ने बोलते हुए अपनी स्पेस बेल्ट पर हाथ मारा। जियो दाओ की हरकत के बाद बाकी लोगों ने भी अवचेतन रूप से अपने स्पेस बेल्ट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अभी उनमें से प्रत्येक के पास एक -2 और कुछ के पास 3-4 छोटे वर्ग 3 जादुई जानवरों के शव थे। इसके अलावा मूल रूप से उनके स्पेस बेल्ट के अंदर मौजूद सभी आइटम कैप्टन केंडल को हस्तांतरित कर दिए गए थे। आखिरकार उनके परिवार की कोई भी संपत्ति वैसे भी ज्यादा मूल्यवान नहीं थी। उस समय कैंप फायर से हवा में एक स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। ये जादुई जानवर के मांस के टुकड़ों की गंध थी जो सुनहरे रंग में पक रहे थे और कार्मेलाइजेशन के कारण कोमल वसा धीरे धीरे नीचे टपकने लगी थी। वसा लगातार फर्श पर टपक रही थी जिससे सभी को यह सुनाई दे रहा था। इसकी खुशबू से सभी की भूख बढ़ गई। कुछ लोगों के पेट में तो जोर जोर से गुड़गुड़ाहट भी होने लगी। अचानक जियान चेन के कान फड़कने लगे। वह अचानक पीछे देखने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने पीछे देखा उसने देखा कि एक छोटा जानवर जैसा शरीर दूर से बिजली की गति से उसकी ओर आ रहा था। जियान चेन की दृष्टि मात्र एक सेकंड के लिए धुंधली हो गई, लेकिन उस छोटे से व्यक्ति के पास आने के लिए यह पर्याप्त समय था। सभी सावधान रहें, जियान चेन चिल्लाया। यह पहचानने के लिए पर्याप्त समय नहीं था कि यह किस प्रकार का जादुई जानवर था। उसके दोनों हाथ जमीन पर पटक दिए गए और वह फर्श पर बैठे हुए अपने आसन से उछल पड़ा। हवा में उड़ते हुए जियान चेन की हल्की हवा वाली तलवार तुरंत जियान चेन के दाहिने हाथ में आ गई। बाकी फ्लेम मर्सेनरीज भी प्रतिक्रिया करने में देर नहीं कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जियान चेन की चीख सुनी, सभी लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अपने स्पिरिट वेपन्स को भौतिक रूप में धारण कर लिया और सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। जियान चेन का शरीर हवा में लुढ़कता रहा और वह 3 मीटर दूर जमीन पर जा गिरा। उसकी आंखें कैंपफायर और उसके ठीक बगल में मौजूद छोटे जानवर पर टिकी थीं। छोटा जानवर काफी प्यारा लग रहा था। उसके पास शुद्ध सोने का फर था जो आग की रोशनी में चमक रहा था, व्यावहारिक रूप से प्रकाश की धुंध बिखेर रहा था। उसकी आंखें आग पर पक रहे बारबेक्यू पर टिकी हुई थीं, जो इस समय बेहद स्वादिष्ट सुगंध फैला रहा था। वह लगातार अपनी छोटी जीभ से अपने होठों को चाट रहा था ताकि उन्हें गीला कर सके, जबकि उसके सामने के पंजे उत्सुकता से जमीन पर जहां वह खड़ा था हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बेहद अधीर था। यह देखकर कि उसके सामने खड़ा छोटा जानवर 0.33 मीटर भी लंबा नहीं था, जियान चेन ने तुरंत एक सांस छोड़ी।
छोटे जानवर की शक्ल से यह स्पष्ट था कि वह जादुई जानवर के मांस की स्वादिष्ट सुगंध से मोहित हो गया था। जियान चेन, आखिर हुआ क्या था? केंडल की आवाज गूंजी। जैसे ही उसने जियान चेन की आवाज सुनी, वह तुरंत चौकन्ना हो गया क्योंकि उसने देखा कि उसके आसपास क्या हो रहा था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। जियान चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। बस वह चीज अचानक खत्म हो गई। जियान चेन ने अपनी उंगली बढ़ाकर उस छोटे जानवर की ओर इशारा किया जो आग के सामने खड़ा था। ये सुनकर सभी ने जियान चेन की ओर इशारा किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वहां एक छोटा सा जानवर था। ये तो। कुछ लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। केंडल कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने उस क्षेत्र की जांच की और फिर वहां मौजूद छोटे जानवर को देखा, फिर एक सोचती हुई अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसा लगता है कि यह एक जादुई जानवर का बच्चा है। जियान चेन, क्या आपको लगता है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि यह बच्चा कहां से आया है या ये किस तरह का जादुई जानवर है? जियान चेन बिना किसी जल्दबाजी के छोटे जानवर के पास गया और धीरे धीरे नीचे झुककर छोटे जानवर का निरीक्षण करने लगा। जानवर अपने आसपास के अजनबियों से जरा भी नहीं डर रहा था, उसने उन पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी आंखें पूरी तरह से पक रहे मांस पर टिकी हुई थीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे लोगों से डर नहीं लगता था, या शायद इसलिए कि वह अभी छोटा था, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। छोटे जानवर को ऐसी हालत में देखकर जियान चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने हाथ बढ़ाकर मांस की एक कटार पकड़ी और सुनहरे पके हुए मांस का एक टुकड़ा निकाला। फिर उसने जानवर की नाक के सामने उसे लहराया ताकि वह उसे थोड़ा और सूंघ सके। आओ, आओ, आओ। छोटे जानवर की आंखें अब मांस के उस टुकड़े पर टिकी हुई थीं जिसे जियान चेन ने फाड़ दिया था, और वह अधीरता से अपने चार खुरों को पटकने लगा। अंत में उसका पूरा शरीर खड़ा हो गया और वह लगातार आओ आओ चिल्लाता रहा और उसके मुंह के कोनों से लार टपकने लगी। यह देखकर कि छोटा जानवर मांस के टुकड़े को खाने के लिए कितना उत्सुक था, जियान चेन ने उसे लुभाना बंद कर दिया और सीधे मांस को उसके मुंह में डाल दिया। छोटे जानवर ने तुरंत अपने दो अगले पंजे फैलाकर मांस के टुकड़े को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने सीधे उसे अपने मुंह में डाल लिया और उसे खा गया, इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता था कि वह कितना गर्म था। जियान चेन ने शावक को घुमाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इस समय वह उसे आंक रहा था और शावक को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि उसे कुछ अन्य लोग भी देख रहे हैं। वह जादुई जानवर के मांस के टुकड़ों को अपने मुंह में भरता रहा। शावक को देखते हुए जियान चेन का चेहरा धीरे धीरे उज्ज्वल हो गया और उस पर एक उत्साहित मुस्कान उभर आई। जियान चेन, क्या तुम्हें पता चला है कि यह किस प्रकार का जादुई जानवर है या ये कहां से आया है? चांग निंग फैंग ने जियान चेन के चेहरे पर प्रतिक्रियाएं देखते हुए पूछा। जियान चेन ने शावक को धीरे से नीचे रखा और उत्साहित होकर कहा, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो ये क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग का शावक होना चाहिए। क्या क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग का बच्चा? जियान चेन, क्या तुम वाकई गलत नहीं हो? काबोर्ड्स ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, उसकी आवाज उसके आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ थी। बाकी सभी के चेहरे पर भी आश्चर्य और अविश्वास के भाव थे। क्लास 5 गोल्डन फर टाइगर किंग का शावक, हालांकि यह बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी इस प्रकार के जादुई जानवर में कई बेहतरीन जन्मजात फायदे थे। जब यह वयस्क हो जाता है तो इसमें बिना किसी बाधा के एक पृथ्वी संत मास्टर की ताकत होगी। ये भी कहा जा सकता है कि यह उसके लिए सहज था, जबकि नियमित जादुई जानवरों के विपरीत इसमें सुधार करने के लिए बहुत जगह थी। वयस्क होने के बाद अभी भी साधना का एक अंतहीन मार्ग था ताकि यह धीरे धीरे अपनी ताकत में सुधार कर सके, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि यह क्लास 5 जादुई जानवर बनने के लिए पर्याप्त रूप से साधना कर सकता है या नहीं। जियान चेन ने उस छोटे जानवर को देखा जो उस समय मजे से खा रहा था और कहा, मुझे गलत नहीं होना चाहिए। जियान चेन ने पहले ही कारगत अकादमी की लाइब्रेरी में जादुई जानवरों के बारे में काफी किताबें पढ़ी थीं। इस प्रकार जियान चेन तियान यून महाद्वीप में जादुई जानवरों के अधिकांश प्रकारों को जानता था। गोल्डन फर टाइगर किंग पर सबसे आकर्षक चीज उसका शुद्ध सुनहरा फर था, साथ ही उस पर राजा का प्रतीक अंकित था। यही कारण था कि जियान चेन निश्चित रूप से बता सकता था कि यह किस प्रकार का जानवर था। सभी फ्लेम मर्सिनरीज ने तेजी से सांस ली। वर्तमान में उनके सभी दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़क रहे थे। हालांकि क्लास 5 मैजिकल बीस्ट शावक की ताकत वास्तविक क्लास 5 से बहुत दूर थी, साथ ही ये तथ्य भी कि वयस्क होने में अभी भी काफी समय लगेगा, इसका मूल्य एक वयस्क क्लास 5 मैजिकल बीस्ट से कहीं अधिक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वयस्क वर्ग 5 जादुई जानवर में पहले से ही बुनियादी बुद्धि होती है और वह किसी इंसान का पालतू या सवारी बनने के बजाय मरना पसंद करेगा।
इसलिए वयस्क जादुई जानवर को वश में करना अतुलनीय रूप से कठिन था। हालांकि एक युवा जादुई जानवर अलग था, क्योंकि उसे अभी परिपक्व होना बाकी था, इसलिए उसे वश में करना बेहद आसान था। इसके अलावा उसके साथ संबंध बनाना बहुत आसान था। अगर कोई शावक होने पर ही वर्ग 5 जादुई जानवर को वश में करना शुरू कर दे, तो वयस्क होने पर उसके पास न केवल किसी भी अन्य वर्ग 5 जादुई जानवर की ताकत होगी, बल्कि वह बढ़ता भी रहेगा और वर्ग 6 तक पहुंच सकता है। यहां तक कि एक संभावना ये भी थी कि वह वर्ग 7 जादुई जानवर बन सकता है। सबसे खास बात यह थी कि इस दौरान शावक और उसके पालक के बीच रिश्ता बहुत गहरा होता था। इस तरह एक मजबूत जादुई जानवर पाने के लिए उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती थी, जो अपने मालिक के प्रति बेहद वफादार होता और कभी उसे धोखा नहीं देता। इसलिए इस वजह से क्लास 5 जादुई जानवर का शावक बाजार में अनमोल होता था। अगर क्लास 5 जादुई जानवर का शावक सामने आता तो कई मजबूत दल उसे पाने की कोशिश करते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में क्लास 5 जादुई जानवर के शावक की खोज करेंगे। इसके अलावा यह एक शावक था जो खुद ही हमारे पास आया था। हमारी किस्मत वाकई कमाल की है, जियो दाओ ने उत्साह में कहा। हाँ, अगर हम इस क्लास 5 मैजिकल बीस्ट शावक को बेच दें तो मुझे आश्चर्य है कि हमें कितना पैसा मिल सकता है, हुपो ने उसी तरह उत्साहित स्वर में कहा। उसने गोल्डन फर टाइगर किंग शावक को ऐसे देखा जैसे वह चमचमाते सोने का पहाड़ हो। काबोर्ड्स का चेहरा एक पल के लिए और भी उत्साहित हो गया, फिर गंभीर हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे अधिक कीमत पर बेच पाते हैं या नहीं, अगर हम इसे पक्का पकड़ पाते हैं तो भविष्य में हमें कभी भी जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में वापस आकर पैसे के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एकमात्र समस्या यह है कि इस शावक के माता पिता कहीं हैं। अगर हम किसी तरह उनसे मिल भी गए तो हम निश्चित रूप से जिंदा नहीं बच पाएंगे। आखिरकार क्लास 5 का जादुई जानवर हमारी क्षमता से कहीं परे है। काबोर्ड्स की नजरें और भी एकाग्र हो गईं। जैसे ही उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया, उसने कहा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम शावक को कैसे ले जाएंगे। अध्याय 119 शावक के लिए लड़ाई। काबोर्ड्स की बातें सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने जो कहा था वह झूठ नहीं था। अगर वे गोल्डन फर टाइगर किंग के शावक को लेने की कोशिश करते तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता। भले ही वे इस शावक के माता पिता से न मिलें, फिर भी इसे वेक सिटी में वापस लाना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। आखिरकार शावक एक जीवित जानवर था। ये स्पेस बेल्ट के अंदर बिना मरे नहीं जा सकता था, क्योंकि बेल्ट के अंदर रहने योग्य नहीं था। इसलिए उन्हें इसे बाहर से ले जाना होगा। लेकिन चूंकि सड़क पर लोगों के कई समूह होंगे, इसलिए गोल्डन फर टाइगर किंग शावक की खबर जल्दी ही फैल जाएगी। उस समय तक कई मजबूत गुट आएंगे और फ्लेम मर्सिनरीज को भड़काने की कोशिश करेंगे। अपनी मौजूदा ताकत के साथ ये कुछ ऐसा होगा जिसे वे रोक नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास सुनहरे फर वाले बाघ राजा के बच्चे को बाहर ले जाने की शक्ति नहीं है तो आप इसे हमें क्यों नहीं सौंप देते। उस समय बिना किसी छुपे खुशी के साथ एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक व्यक्ति की काली आकृति दिखाई दी, साथ ही उसके साथ लोगों का एक पूरा समूह भी था। उन्होंने जल्दी से फ्लेम मर्सिनरीज को घेर लिया। कुल 20 लोग थे, जिनमें से प्रत्येक ने स्टील का हेलमेट और धातु का कवच पहना हुआ था। कई भाड़े के सैनिकों ने टूटे हुए कवच पहने हुए थे, जबकि उनमें से कुछ से खून टपक रहा था। उन्हें देखने भर से ही लोगों को पता चल जाता था कि वे अभी अभी लड़ाई में शामिल हुए हैं। इतनी बड़ी भीड़ को अचानक से आते देख फ्लेम मर्सिनरीज में सभी के चेहरे पर अचानक से अजीब से भाव उभर आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी छाती पर छोटे छोटे प्रतीक देखे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। केंडल भी मौत की तरह पीला पड़ गया जब उसने कहा, तो ये जो मर्सिनरीज है। हर शब्द के साथ उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, तुम्हारी नजर इतनी है कि तुम हमें पहचान सकते हो। बाघ शावक को हमें सौंप दो, तुम अच्छे से और आसानी से। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम पहले से ही जानते हो कि इसका क्या नतीजा होगा। नेता ने अपने सामने खड़े हर व्यक्ति को तिरस्कार से देखते हुए ठंडी निगाह से कहा। हालांकि जब उसने अभी भी खा रहे बाघ शावक को देखा तो उसकी आंखों में एक छिपी हुई खुशी देखी जा सकती थी। ज्वाला भाड़े के सैनिकों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके चेहरों का रंग तेजी से उड़ता जा रहा था। जियान चेन ने अपनी नजर हर एक जो भाड़े के सैनिक पर घुमाई। अपनी शक्ति से वह पहले से ही यह निर्धारित कर सकता था कि प्रत्येक भाड़े का सैनिक मोटे तौर पर कितना शक्तिशाली था। उसकी नजर में 2 संत मास्टर्स के अलावा बाकी सभी एक महान संत थे। हालांकि वे 2 संत मास्टर्स अभी भी कैप्टन केंडल से ऊंचे थे और शायद कम से कम मिडिल सेंट मास्टर के स्तर के थे। जियान चेन ने धीरे से एक छोटी सी सांस छोड़ी और अपने चारों ओर देखा।
उसकी ताकत के साथ जब तक कोई महान संत गुरु नहीं था तब तक कोई समस्या नहीं होगी। आओ आओ। इस समय तक शावक ने उसे दिया गया जादुई जानवर का सारा मांस खा लिया था और अब वह भूख से आग पर अभी भी भून रहे टुकड़ों को भून रहा था। वह भूख से मांस के लिए लगातार चिल्लाने लगा, पूरी तरह से उस खतरे से अनजान जो उसके चारों ओर मंडरा रहा था। जियान चेन धीरे से नीचे झुका और शावक को अपनी छाती में ले लिया। उसी समय जो भाड़े के सैनिकों के प्रत्येक सदस्य ने जियान चेन को ठंडी नजर से देखा और हत्या के इरादे से देखा। बच्चे, अब बच्चे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम यहीं मर जाओगे, जो भाड़े के सैनिकों के नेता ने जियान चेन पर चिल्लाया। ये सुनकर जियान चेन ने बिना किसी गुस्से के उनकी ओर देखा, बल्कि मुस्कुराने लगा और बोला, अगर हम शावक को आपको सौंप भी दें तो भी आप हमें जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपको डर है कि हम शावक की खबर फैला देंगे और आपके लिए अपरिहार्य मुसीबत खड़ी कर देंगे। इसके अलावा पैदा होने वाली मुसीबत काफी बड़ी होगी। नेता ने जियान चेन को घूरते हुए उपहास किया। तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जितना होशियार इंसान होता है उतनी ही जल्दी उसकी मौत हो जाती है, और इसलिए कभी कभी कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनना चाहता, बेवकूफ बनने से उसे थोड़ा और जीने का मौका मिल जाता है। जैसे ही उसने कहा, उसके दाहिने हाथ में बहुत ज्यादा मात्रा में सेंट फोर्स इकट्ठा हो रहा था, जिसने जल्दी ही एक लंबी तलवार बना ली। नेता ने तलवार की नोक जियान चेन की ओर तानते हुए ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। शावक को आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो, अन्यथा मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें एक बुरी मौत मरवा दूंगा। वह आदमी गुर्राया जब अन्य जो भाड़े के सैनिकों ने अपने स्वयं के संत हथियार निकालने शुरू कर दिए और जियान चेन को घेर लिया ताकि उसे डरा धमका कर दबा सकें। उसी समय फ्लेम मर्सेनरीज ने पीछे न रहने का फैसला किया और अपने स्वयं के संत हथियारों को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। वे बेहद गंभीर थे, क्योंकि वे आंतरिक रूप से समझते थे कि भले ही वे शावक को जो मर्सेनरीज को सौंप दें, फिर भी वे मारे जाएंगे। अगर यह उल्टा होता तो वे वही करते और जो मर्सेनरीज को जाने नहीं देते। इसलिए अगर वे मरते तो वे अपने साथ एक जो मर्सेनरी को भी मारना चाहते थे। भले ही वे ऐसा न कर सकें, जो मर्सेनरीज निश्चित रूप से कुछ हताहतों के बिना इससे बच नहीं पाएंगे। फ्लेम मर्सेनरीज में सभी की प्रतिक्रिया देखकर जो मर्सेनरीज के नेता ने जियान चेन की ओर देखने से पहले तिरस्कार से उपहास किया और कहा, बच्चे, अब और मजाक मत करो। अगर तुम शावक को मुझे सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अभी शावक जियान चेन की बाहों में था। यह देखकर कि जियान चेन उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था, आदमी को डर था कि अगर उसने जल्दबाजी में काम किया तो जियान चेन शावक को मार देगा। जियान चेन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह आदमी क्यों हिचकिचा रहा था और वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसके बाएं हाथ ने चिल्लाते हुए शावक को पकड़ रखा था, जबकि उसके दाहिने हाथ ने उसके सिर के ऊपर झबरा फर को थपथपाया। तुम इस शावक को इतना चाहते थे तो तुम इसे लेने क्यों नहीं आ रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम में ये कहने की हिम्मत है कि तुम इसे चाहते हो लेकिन इसे लेने की हिम्मत नहीं है? जियान चेन पर ठंडी निगाहें और तेज हो गईं, क्योंकि उस आदमी का चेहरा भावशून्य रूप से जम गया था। उसके दिल में एक अजीब सा पूर्वाभास था। जियान चेन की प्रतिक्रिया पूरी तरह से असामान्य थी, जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। तुम मुझे वह शावक लाओ, नेता ने पास खड़े एक भाड़े के सैनिक को आवाज दी। हाँ, भाड़े के सिपाही ने बिना किसी हिचकिचाहट के जियान चेन की ओर सावधानी से चलना शुरू किया, मानो ये देखना चाहता हो कि जियान चेन क्या करेगा। जब भाड़े का सिपाही सावधानी से जियान चेन के पास गया तो जियान चेन ने अप्रत्याशित रूप से कोई हरकत नहीं दिखाई। इसके बजाय वह बस एक अविचल मुस्कान के साथ वहीं खड़ा रहा। इसके बावजूद भाड़े के सिपाही ने अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और जियान चेन के हाथों में मौजूद शावक को सावधानी से पकड़ लिया। उसी समय जो भाड़े के सैनिकों में से प्रत्येक ने अपने संत हथियारों को कसकर पकड़ लिया। यहां तक कि नेता भी हर पल तनाव में आ रहा था, क्योंकि वह जियान चेन को देख रहा था। एक झटके में भाड़े का सिपाही क्लब को अपने कब्जे में लेने में सफल हो गया, भले ही उसे काफी संघर्ष करना पड़ा था। शुरू से लेकर आखिर तक भाड़े का सिपाही जियान चेन के किसी भी अचानक हमले से बेहद सावधान था। उस समय जियान चेन की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में हल्की पवन तलवार दिखाई दी। प्रकाश की एक चांदी की किरण में तब्दील होकर ये भाड़े के सैनिक के गले की ओर चमकी जैसे चांदी बिजली। हालांकि भाड़े का सिपाही जियान चेन से सावधानी से बच रहा था, लेकिन तलवार का वार उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत तेज था। जैसे ही चांदी की बिजली की चमक गुजरी, उस आदमी को अपने गले में हल्का सा दर्द महसूस हुआ और उसकी आंखों के ठीक नीचे एक चांदी की तलवार की छवि अचानक दिखाई दी।
अगले ही पल भाड़े के सिपाही का गला भर आया और वह जमीन पर गिरते ही दर्द से चीखने लगा। जहां तक क्लास 5 के शावक की बात है, वह हवा में उड़कर जमीन पर गिर गया था और जोर से चिल्ला रहा था। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि अगर भाड़े के सैनिक को इस तलवार से बचने के बारे में पहले से पता होता तो भी वह विफल हो जाता। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि दूसरे व्यक्ति के लिए उसे चकमा देना मुश्किल था, क्योंकि जियान चेन के लिए निशाना लगाना लगभग स्वाभाविक था। झोऊ भाड़े के सैनिकों का नेता थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने देखा कि जियान चेन भाड़े के सैनिक का गला चीर रहा था और उसके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव था। वह मन ही मन आश्चर्यचकित था कि तलवार कितनी तेजी से चल रही थी। अपनी पीक सेंट मास्टर ताकत के साथ भी उसने तलवार की केवल धुंधली छवि देखी थी और उसे स्पष्ट रूप से देखने में पूरी तरह से असमर्थ था। कुछ ही देर में नेता को अपने विचार वापस मिल गए और उसने अपने दिल में मौजूद हैरानी को दबा दिया। सब लोग आगे बढ़ो, बिना किसी दया के कत्ल करो, लेकिन शावक को नुकसान मत पहुंचाओ। उसने आदेश दिया और अपने बख्तरबंद हाथ से तलवार उठाए। कान फाड़ देने वाली सीटी के साथ उसके हथियार ने जियान चेन के सिर पर वार किया। झोऊ भाड़े के सैनिकों के बीच एकमात्र अन्य संत मास्टर विशेषज्ञ ने अपनी तलवार निकाली और नेता की हरकत की नकल करते हुए जियान चेन को काटने की कोशिश की। अपने शुरुआती हमले से दो संत मास्टर्स को पहले ही एहसास हो गया था कि जियान चेन के खिलाफ लड़ना आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, इसलिए संत मास्टर स्तर के दो झोऊ भाड़े के सैनिकों ने चुपचाप जियान चेन को पहले मारने पर सहमति जताई। दूसरी तरफ फ्लेम मर्सेनरीज ने झोऊ मर्सेनरीज के अन्य सदस्यों के साथ लड़ाई शुरू कर दी, जिससे जगह युद्ध की लिप्टों में घिर गई। हालांकि फ्लेम मर्सेनरीज अलग अलग नहीं बिखरे, लेकिन वे एक घेरे में इकट्ठा हो गए और जियाओ दाओ जैसे 3 संतों को अपने भीतर सुरक्षित कर लिया। इस तरह की लड़ाई में जियाओ दाओ जैसे संतों के पास लड़ने का कोई मौका नहीं होगा, और अगर वे कोशिश करेंगे तो वे केवल व्यर्थ ही मरेंगे। 5 महान संतों और प्राथमिक संत मास्टर केंडल ने बाहरी घेरा बनाया और झोऊ मर्सेनरीज में से किसी से भी मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर के कारण लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली। फ्लेम मर्सेनरी पहले से ही स्पष्ट रूप से नुकसान में थे और झोऊ मर्सेनरी द्वारा पहले से ही दबाव डाला जा रहा था, इस हद तक कि वे केवल बचाव करने में सक्षम थे। तलवार हाथ में लिए जियान चेन का रौबदार अंदाज एकदम बदल गया। उसका व्यवहार एक तीखी तलवार की तरह था जिसे अभी अभी म्यान से निकाला गया हो, जिससे उसके आसपास के लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उसे दिखाया जा रहा हो। एक पल में तलवार अचानक ठंडी हो गई और किसी तरह से तेज हो गई। उसी रैंक के दुश्मनों के लिए ऐसा लग रहा था मानो तलवार उनकी हिम्मत छीन रही हो। अध्याय 120 बाघ राजा का चौंकाने वाला आगमन। जियान चेन को झोऊ भाड़े के सैनिकों के नेता की तलवार से संपर्क करने की कोई इच्छा नहीं थी। नेता की विशाल तलवार को चकमा देते हुए जियान चेन की तलवार एक बार फिर चांदी की रोशनी के धुंधलेपन में गायब हो गई जब जियान चेन ने नेता पर वार किया। हालांकि जियान चेन की लड़ने की क्षमता सेंट मास्टर से कम नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ उसकी लड़ने की ताकत की वजह से था। उसके शरीर के अंदर मौजूद सेंट फोर्स सेंट मास्टर के अंदर मौजूद फोर्स से काफी कमजोर थी। इसलिए अगर जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड झोऊ भाड़े के सैनिकों के नेता से संपर्क बनाती तो जियान चेन यहां नुकसान में होता, जिससे दोनों के बीच टकराव एक नासमझी भरा विकल्प बन जाता। जियान चेन की सबसे बड़ी खूबी उसकी तेज तलवारबाजी थी, जो उसे अपनी ताकत के स्तर के भीतर किसी को भी हराने की अनुमति देती थी, इससे पहले कि वे उस पर प्रतिक्रिया भी कर सकें। यहां तक कि जो लोग ताकत में उससे एक ग्रेड अधिक थे, वे तलवार की केवल धुंधली और धुंधली छवि ही देख पाते थे। अपने गहन कदमों के साथ जियान चेन अपने से ऊंचे किसी भी व्यक्ति से लड़ने में सक्षम था, बशर्ते कि वे पवन गुण वाले संत न हो। एक संत बल के खिलाफ जो उससे अधिक शक्तिशाली था, जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, जियान चेन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और अपने कमजोर पक्ष का सामना करना नहीं चाहता था। जियान चेन को अपने गले पर हमला करने के लिए इतनी अकल्पनीय गति का उपयोग करते हुए देखकर नेता का चेहरा बेहद गंभीर हो गया, क्योंकि उसकी संत शक्ति उसके शरीर के भीतर तेजी से घूमने लगी। अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ अवस्था में पाकर आदमी का शरीर घूम गया और फिर जियान चेन की घातक तलवार से बचने के लिए एक तरफ कूद गया। हालांकि जियान चेन अपनी हरकतों में तेज था, लेकिन पीक सेंट मास्टर ताकतवर नेता को सिर्फ एक तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसी समय उस आदमी के कंधे की प्लेट को देखते हुए जियान चेन सफेद निशान देख सकता था जहां से लाइट विंड स्वॉर्ड गुजरी थी। अपनी कलाई को घुमाते ही लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक इस तरह से हिल गई कि वह जियान चेन के कुशल हाथ के नीचे एक छोटे सांप की तरह दिखाई देने लगी। जैसे ही तलवार हवा में लहराई, उसने उस आदमी की आकृति का पीछा किया जिसने अभी अभी तलवार को चकमा दिया था। नेता का चेहरा कभी इतना गंभीर नहीं था।
हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि जियान चेन की ताकत उसके मुकाबले कहीं नहीं थी, लेकिन जियान चेन की तलवार की गति उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा थी। वह तलवार को सिर्फ बाल बाल बचा सकता था और तलवार लगातार उसके गले का पीछा कर रही थी। अगर वह एक छोटी सी भी गलती करता तो उसकी जान जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के नेता ने अपनी विशाल तलवार को अपने गले पर निशाना साधे तलवार को रोकने के लिए उठाया। जिस क्षण उसने तलवार को अपनी गर्दन तक लाया, लाइट विंड स्वॉर्ड पहले ही उससे टकरा चुकी थी। हालांकि लाइट विंड स्वॉर्ड नेता के शरीर को भेदने में विफल रही थी, लेकिन ब्लेड के चारों ओर कुंडलित तलवार क्यू ने नेता को बहुत भयभीत कर दिया था। मन ही मन खुद से सोच रहा था, क्या तेज तलवार क्यू है। इस बच्चे ने साधना करने के लिए किस तरह की विधि का इस्तेमाल किया। क्या ये हो सकता है कि उसने युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया हो। युद्ध कौशल शब्द के बारे में सोचने से ही अनजाने में उस आदमी का उत्साह बढ़ गया और वह जियान चेन को छोड़ने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि वह जियान चेन से युद्ध कौशल छीन सकता है। चूंकि युद्ध कौशल वास्तव में तियान युआन महाद्वीप के भीतर बहुत कीमती थे और इससे लोगों की साधना में बहुत तेजी से सुधार हुआ। यद्यपि वह वेक सिटी में जो उभारे के सैनिकों के सर्वोच्च रैंक वाले सदस्यों में से एक था, लेकिन उसके पास युद्ध कौशल नहीं था और न ही समूह में महान संत मास्टर्स के पास था। जैसे ही उसका मन इस विषय पर भटकने लगा, एक भयंकर संकट उसे घेरने वाला था। यह देखकर कि चांदी की सफेद रोशनी उसकी दृष्टि में तेजी से बढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि यह अगला तलवार का वार पिछले 2 वारों से 2 या 3 गुना तेज था। एक पल में चांदी की तलवार उसकी अपनी बड़ी तलवार को चकमा देकर उसके गले तक पहुंच गई। चमक के भीतर से तलवार की नुकीली नोक के चमकने पर प्रकाश की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही थी। नेता अविश्वसनीय रूप से भयभीत था। जिस क्षण उसने प्रतिक्रिया की, उस समय उसके और तलवार क्यूई से घिरे ब्लेड के बीच केवल 1 फुट की दूरी थी, लेकिन तलवार ने एक पल में यह दूरी तय कर ली थी। भले ही नेता के पास पीक सेंट मास्टर की ताकत थी, लेकिन उसके पास इसे चकमा देने का कोई समय नहीं था। जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड नेता के गले में घुसने वाला था, कान चीर देने वाली आवाज सुनाई दी क्योंकि दूसरी तलवार बगल से आई। लाइट विंड स्वॉर्ड से अचानक टकराते हुए इसने अपनी दिशा बदल दी ताकि यह बिना किसी नुकसान के नेता की गर्दन को पार कर जाए। इस तलवार की अचानक उपस्थिति जो उभाड़े के सैनिकों के दूसरे संत मास्टर के कारण हुई थी। लाइट विंड स्वॉर्ड को रास्ते से हटाने के बाद भी वह आदमी वहां नहीं रुका। उसने तुरंत जियान चेन पर भयंकर हमला किया, जबकि नेता चिल्लाया, कासा, इस समय ध्यान न देने के लिए, क्या तुम मरना चाहते थे, कमीने। हालांकि वह आदमी उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन नेता बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके बजाय उसने अपने हाथ से अपनी गर्दन को टटोला क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने अपनी गर्दन को अपने चमड़े के कवच के पास महसूस किया तो वहां एक छेद था जो दिखा रहा था कि तलवार कहां से गुजरी थी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न होता तो उसके चमड़े के कवच पर एक छोटा सा कट लगना उसकी सबसे कम चिंता होती। इस समय जियान चेन पहले ही दूसरे संत मास्टर पर हमला कर चुका था। इस आदमी के पास केवल मध्य संत मास्टर की ताकत थी और वह जो उभाड़े के सैनिकों के नेता से थोड़े अंतर से कमजोर था। जियान चेन ने दूसरे संत मास्टर के साथ कुछ राउंड में आदान प्रदान किया था, वह धीरे धीरे दूसरे संत मास्टर को पीछे धकेल रहा था। कासा, तुम वहां मूर्खता से क्यों खड़े हो? जल्दी आओ और मेरी मदद करो, इस बच्चे की तलवार इतनी तेज है कि मैं उसे और नहीं रोक सकता। हे भगवान, उसकी गति इतनी तेज कैसे है? अभी भी चकित नेता को देखते हुए जियान चेन से लड़ने वाला भाड़े का सैनिक उसे जोर से कोस रहा था। जियान चेन से लड़ना बारिश और हवाओं से लड़ने जैसा था और जियान चेन द्वारा तलवार के प्रत्येक वार के साथ बचाव करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। चमड़े के असाधारण लचीलेपन के बावजूद भी उसके चमड़े के कवच पर जियान चेन की तलवार के निशान दिखने लगे थे। उसे डर था कि बहुत जल्द उसके शरीर में कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां घाव न हो। अपने दोस्त को कोसते हुए सुनकर नेता की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके सेंट वेपन के अंदर सेंट फोर्स बहुत जोर से धड़क रहा था। अपना हाथ उठाते हुए वह तुरंत जियान चेन पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही तलवार नीचे गिरी, तलवार क्यूई की एक छोटी मात्रा चमक उठी और वह जियान चेन की ओर उड़ गई। कासा की तरफ एक नजर डालते हुए जियान चेन थोड़ा सा बगल की तरफ झुका और तलवार क्यूई से भरे ब्लेड को चकमा दे दिया। तलवार आगे बढ़ती रही और एक बड़े पेड़ से टकराई, जिससे सभी ने सुना और देखा कि पेड़ के तने पर एक बड़ा घाव हो गया है। इसके बाद एक और कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी क्योंकि दोनों संत मास्टर्स एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार थे। उनके संत हथियार उनके संत बल के साथ हवा को भर रहे थे। जियान चेन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि वह 2 आने वाले ब्लेडों को बिना किसी बाधा के देख रहा था।
लाइट विंड स्वॉर्ड ने तलवार क्यूई की एक और भी घनी मात्रा जारी करना शुरू कर दिया जो पूरे आकाश को कवर करती हुई प्रतीत हुई क्योंकि तलवार ने अन्य दो तलवारों के साथ संपर्क बनाया। डिंग डिंग डिंग। जंगल में तलवारों की धातु जैसी ध्वनि गूंज उठी क्योंकि उस समय जियान चेन ने अपनी तलवार को 18 बार घुमाया था और प्रत्येक वार दूसरे ब्लेड पर सटीक रूप से लगा था। 18 में से हर एक वार ने बड़ी तलवारों को ब्लेड पर जोरदार तरीके से मारा जिससे हर वार के साथ ब्लेड में जोरदार कंपन होने लगा। जब वारों की संख्या 18 हो गई तो अन्य तलवारों में संचारित ऊर्जा की मात्रा जो भाड़े के सैनिकों के लिए संभालने के लिए बहुत ज्यादा थी। तुरंत दोनों भाड़े के सैनिकों की दाहिनी भुजाएं सुन्न हो गईं, खासकर उनके अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह। अपनी भुजाओं में अत्यधिक सुन्नता महसूस करते हुए दोनों भाड़े के सैनिकों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। इस समय वे दोनों चुपके से भागना चाहते थे, हालांकि वे जानते थे कि जियान चेन की ताकत उनके बराबर नहीं थी। जियान चेन एक ऐसी लड़ाकू ताकत दिखा रहा था जिससे वे दोनों डर गए थे। उसकी ताकत का बचाव करना मुश्किल था और उसकी बिजली जैसी तेज गति के खिलाफ उन दोनों को अपनी एकाग्रता को चरम सीमा तक बढ़ाना था या फिर पीली नदी में एक दूसरे से मिलने का जोखिम उठाना था। अगर वे सावधान नहीं रहे तो यहां उनकी मौत निश्चित थी। कैप्टन कासा, शावक पहले से ही हमारे कब्जे में है। दोनों संत गुरु ये सुनने के लिए मुड़े कि अभी अभी किसने बात की थी। तभी उन्होंने देखा कि एक बख्तरबंद भाड़े का सिपाही अपने हाथों में संघर्षरत शावक को पकड़े हुए था। उसके पंजे हवा में लहरा रहे थे और वह लगातार चीख रहा था। हालांकि यह एक प्यारा दृश्य था, लेकिन यह काफी दयनीय भी था। यह देखकर दोनों भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी, लेकिन फिर उसी समय जियान चेन की हल्की हवा की तलवार एक बार फिर नेता के गले की ओर चमक उठी। इस बार कासा न तो सतर्क था और न ही समय पर चकमा दे पाया, और दूसरा संत मास्टर पिछली बार की तरह उसे बचाने की स्थिति में नहीं था। तलवार क्यूई उन्नत तलवार ने कासा के चमड़े के कवच को चीर दिया और सीधे उसके गले में घुस गई। कासा, दूसरे भाड़े के सैनिक ने चौंककर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने नेता का गला चीरते हुए देखा, उसकी आंखें उसकी आंखों के गड्ढों से बाहर निकल आई और वह दहाड़ने लगा। सेंट फोर्स की एक बड़ी मात्रा उसके सेंट वेपन में संघनित होने लगी जब उसने जियान चेन पर वार किया। जियान चेन ने उसे एक नजर भी नहीं डाली और वह जमीन से कूद पड़ा। बल ने उसे तोप के गोले की तरह आगे बढ़ाया और वह संघर्षरत शावक के साथ भाड़े के सैनिक की ओर तेजी से बढ़ा। पीक सेंट मास्टर कैप्टन कासा को मारा जाता देख भाड़े के सैनिक की आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ इतनी आसानी से मारा जाएगा। हालांकि भाड़े का सैनिक इतना मूर्ख नहीं था और उसने तुरंत शावक को शेष बचे संत मास्टर पर फेंक दिया जो जियान चेन के खिलाफ लड़ रहे थे। कैप्टन क्रॉस, पकड़ो। शावक एक जंगली चाप में हवा में उड़ गया और फिर अंतिम बचे हुए संत मास्टर की बाहों में जाकर बैठ गया। अपने हाथ में कक्षा 5 के शावक को देखकर कैप्टन क्रॉस का पहले से जानलेवा चेहरा अचानक शांत हो गया और फिर उसने कहा, सभी लोग यहां से चले जाएं। हो। क्रॉस के बोलते ही अचानक जंगल की गहराइयों से बाघ की दहाड़ सुनाई दी। घने अंधेरे से बाहर आकर वहां मौजूद 20 से ज्यादा लोग यह महसूस करते ही स्तब्ध रह गए कि उन्होंने अभी क्या सुना है।